Ladies and gentlemen and our students present, we welcome one of our keynote speaker, Dr. Vikas Divyakriti. Namaste Sikkim. Thank you for your patience, everyone. An internet sensation with more than 2 million subscribers in his YouTube channel, who is well known for helping UPSC aspirants with his tips and tricks. However, not many people know that he had cleared the UPSC Civil Service examinations in his first attempt in 1996. But had left the job to return to teaching profession. He then went on to establish Drishti IAS in 1999. Today, Drishti IAS has become one of the India's premier UPSC coaching institutions and online study web portal. He is none other than Dr. Vikas Divyakriti. Namaste Sikkim. Tashi Dilek. खामरीमो मैं आपसे और उत्साह की उम्मीद कर रहा हूँ और जोर से बोलने की उम्मीद कर रहा हूँ। नमस्ते सिक्किम। मैं 4 साल पहले सिक्किम आया था एज ए टूरिस्ट विद माय फैमिली और मैं इसी गैंगटॉक में रहा कुछ दिन। मैं बॉर्डर तक भी गया, नाथुला भी गया, हरभजन मंदिर भी देखा, सब कुछ देखा। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज़ को, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली, नाचीज़ का मतलब वर्थलेस पर्सन या पर यह उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज़ को इतना सम्मान दे के यहाँ बुलाया जाएगा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल सिक्किम्स कम्युनिटी, स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह जी। और आज से करीब 20 दिन पहले आपके एक सीनियर सिविल सर्वेंट जो मेरे दोस्त भी बन गए, उन्होंने मुझसे बात की आने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद एक दो ऐसी दुविधाएं आई, दुविधा मीन्स डायलेमा, एक दो ऐसे डायलेमा आए कि थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा मेरा मामला फंस गया, मुझे बॉम्बे जाना है एक ज़रूरी काम से। तो उन्होंने मुझे एक दो फ़ोटो भेजे। वो फ़ोटो थे कि सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मेरी फ़ोटो लगा रखी है उन्होंने, और बोले कि सर वहाँ बच्चे इतना इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर अब कुछ भी हो तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। फिर पता लगा कि तीस्ता में जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में पता लगा। तो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि इतना रिस्की है, क्यों जा रहे हो? और मेरा मन था कि जब हमारे देश का एक राज्य इस स्थिति से गुजर रहा है और बाकी देश वहाँ जाए भी नहीं, ये कैसा परिवार हुआ? एक परिवार होने का मतलब तो ये है कि हम वहाँ पर साथ में खड़े हैं। तो मैं अपनी आज की बात शुरू इसी बात से करूँगा कि जो हमारे सैनिक, जो हमारे अधिकारी, जो हमारे नागरिक इस आपदा में, इस डिज़ास्टर में जिनकी ज़िंदगी चली गई, जिनके परिवार के लोग चले गए, सबसे पहले उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि और उनके सम्मान के साथ ही हम आज की बातचीत को शुरू करेंगे। तो मुझे अभ्यास है, प्रैक्टिस है बहुत लंबी स्पीच देने की। सो आई एम ए हैबिचुअल स्पीकर एंड आई कैन स्पीक फॉर 4, 5, 6, 8, 10 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। सो दैट इज़ माई प्रोफेशन एक्चुअली। पर आप लोग छोटे बच्चे हैं और मुझे बताया गया कि मतलब बच्चों पर टॉर्चर नहीं करना है, तो मैं कोई टॉर्चर करने के मूड में नहीं हूँ एकदम। So just to understand what exactly do you expect from me? तो मैंने कहा कि मैं पहले बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा, मतलब मैं नहीं पूछूंगा, बच्चों को कहूंगा कि वो मुझसे सवाल पूछें, जस्ट टू मेक श्योर कि आप किस तरह की डिस्कशन मुझसे चाहते हैं, सो दैट आई कैन स्पीक ऑन द टॉपिक्स यू वांट। जो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है सिक्किम की यूथ के बारे में, एक तो ये है कि सिक्किम की यूथ को सरकारी नौकरी की बहुत इच्छा होती है और शायद इसीलिए मुझे बुलाया भी गया होगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ। पर मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं बहुत सूट ना करूँ, मेरा अपना एग्जाम्पल बहुत सूट ना करे। दूसरा, मैं
सिक्किम को लेकर कुछ बातों से बहुत खुश रहता हूँ। मतलब मेरे जो फेवरेट कुछ स्टेट्स भारत के हैं उनमें एक सिक्किम भी है, और उसके कुछ खास रीजंस मेरे पास है। मैं किसी स्टेट या किसी शहर या किसी देश का इवेल्युएशन या मूल्यांकन, अगर मेरी हिंदी मुश्किल हो आप बोल दीजिएगा, मैं और इजी कर दूंगा उसको, है ना। अगर किसी देश या किसी समाज को इवेल्युएट करना हो तो मेरे हिसाब से दो कसौटियां सबसे बड़ी हैं। उसका जीडीपी कितना है वो बड़ी कसौटी नहीं है, वो कितना कमाता है, कितने पैसे उसके पास हैं। ठीक है, किसी समाज के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, वो ठीक है। मेरी राय में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कई विषयों का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है अलग अलग विषय पढ़ने में, पर सोशियोलॉजी ने मुझे एक बात सिखाई कि किसी सोसाइटी में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कितना है ये बताता है कि वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दूसरा, कोई सोसाइटी अपने बीच में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के साथ कैसे ट्रीटमेंट करती है ये बताता है कि वो समाज, वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दीज आर टू फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑन विच आई वैल्यू और वे एनी सोसाइटी वेयर एवर आई गो। मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, दुनिया भर घूमता रहता हूँ, कई देश घूमा हूँ, कई राज्य घूमा हूँ, बट दिस इज हाउ आई ट्राई टू जज ए सोसाइटी। और जब मैंने पढ़ा सिक्किम के बारे में पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे पता लगा कि सिक्किम देश का वो राज्य है, सारे राज्यों में, सारे यूटीज़ में मिला के, जहाँ विमेन की वर्क पार्टिसिपेशन देश में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे है। और अगर विमेन नौकरी कर पा रही हैं, घर से बाहर निकल के काम कर पा रही हैं, इसमें अंडरस्टूड है कि वो प्लेस अपने आप में सेफ भी है। अगर वो सेफ नहीं होगा तो वो घर से बाहर कैसे निकलेगा? कोई घर से बाहर निकले, नौकरी करे, क्योंकि नौकरी करने के मामले में मैं जिस बेल्ट से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरी परवरिश हरियाणा में हुई, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। उस बेल्ट में विमेन पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि सिक्योरिटी के इश्यूज थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जब सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे तो लोग बाहर भी निकलेंगे, काम भी करेंगे। और एक सोसाइटी जिसमें वर्क एनवायरनमेंट में विमेन को सबसे बेहतर स्थितियां मिलती हों, तो जब मैं देखता हूं तो मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, प्राइड होता है कि उस राज्य में मैं आकर आप सबसे बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये खुश रहने की, और हमें पता होना चाहिए कि हमें किन बातों पर खुश रहना है। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें खुश होना चाहिए, पर पता नहीं होता हम लोगों को। सो व्हेनेवर समवन आस्क्स यू व्हाई आर यू ए प्राउड सिक्किमीज, you must tell that we belong to a state where women are highest in the participation of workforce, and we are proud for that. We have rights for that. तो बताना ही चाहिए। So, when the resident commissioner of Sikkim Bhavan in Delhi, Mr. Ashwini Chand, talked to me, और मुझे कहा कि आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो जो उनकी पंच लाइन थी, जिस लाइन के बाद मुझे लगा कि जाना ही होगा, वो थी कि सीएम साहब भी टीचर रहे हैं। और मुझे लगा वाह, ये तो हम तो सेम प्रोफेशन के लोग हैं, सेम बैकग्राउंड के लोग हैं, फिर तो एक स्पेशल रीज़न बनता है कि वहाँ पर मैं जाऊँ। तो सेकंड पैरामीटर जो मैं आपसे कह रहा था, मुझे यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आइडिया है, ठीक ठाक आइडिया है। यहाँ जो नेपालीज सिक्किमीज कम्युनिटी है, यहाँ जो लेप्चाज हैं, जो भूटियाज हैं, या मैं कहूँ कि दो कम्युनिटीज़ बुद्धिज़्म से जुड़ती हैं, और बुद्धिज़्म भी वज्रयान बुद्धिज़्म, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मैं फ़िलोसफी और लिटरेचर पढ़ाता रहा हूँ, तो उसमें वज्रयान बुद्धिज़्म को हम खूब उसमें पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि एक समाज जिसमें 3 कम्युनिटीज़ मेजरली और बहुत सारी कम्युनिटीज़ बहुत कम पार्टिसिपेशन के साथ रहती हूँ, और मैं हिस्ट्री ढूंढ के थक गया, मुझे आज तक ऐसा नज़र नहीं आया कि यहाँ कभी कम्युनल क्लैशेस या टेंशन्स होती। इतनी शांति के साथ इतनी कम्युनिटीज साथ में रहें, इसका मतलब है कि जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, वो यहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, वो हमारे संस्कारों का हिस्सा है, वो हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। एंड
अल्टीमेटली इन द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज़, इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, हम ये मानते हैं कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म सबसे अच्छी वैल्यू है, जिसका मतलब है कि समाज अपने हर व्यक्ति को वो जिस बैकग्राउंड से है, जिस फेथ के साथ है, जिस तरीके से जीता है, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर अपने आप को हावी ना करे, उस पर दबाव ना डाले, और एक ट्रू, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहेंगे, वैसी कल्चर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो हमें सिक्किम में दिखती है। तीसरी बात जो मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगी, कल रात को जब मैं आया, लंबा ट्रेवल था बागडोगरा से, हमें पता लगा कि जो मेन रास्ता है वो टूटा हुआ है, तो बड़ा मज़ेदार रास्ता था। हम 5 बजे बागडोगरा से निकले तो पता लगा कि जो मेन रास्ता वो टूटा हुआ है, जो 3-3.5 घंटे वाला है, अब जो रास्ता वो 7 घंटे वाला है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो 12 बजे पहुँच जाएंगे। व्यवस्था बड़ी अच्छी थी सिक्किम सरकार की, कोई दुविधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, हम बहुत सुकून से आ रहे थे। अब 7 घंटे के रास्ते पर निकले और आधे घंटे के बाद अचानक जो दूसरी गाड़ी साथ में थी वो टाई 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 करते हुए आगे के रुक गई। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो पता लगा जो दूसरा रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं उसमें 2 टैंकर पलट गए हैं, वो भी बंद हो गया है। तो फिर मैंने कहा कि फिर वापस दिल्ली चले, तो बोले नहीं नहीं नहीं, दिल्ली नहीं जाना है, जाना तो सिक्किम ही है। तो मैंने कहा जब 2 ही रास्ते हैं, दोनों बंद हो गए, तो कैसे जाएंगे। फिर आधा घंटा हम वहीं रुके, आधा घंटा कुछ सिस्टम ने काम किया और तीसरा रास्ता खोज निकाला। तो जब पहली बार खोजा तो जो लोग मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा रास्ता है, तो उनमें से एक ने रैंडमली अपने हिसाब से कहा कि सर इसमें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने पूछा एक्स्ट्रा 3.5 से या 7 से, तो बताया 7 से एक्स्ट्रा लगेंगे 3.5। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे कहा अश्विनी जी से कि लगता है कि रात को 3-4 बजे पहुँचेंगे, तो या तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट करवा दीजिए ताकि मैं 4-5 घंटे सो सकूं, ताकि बात तो ठीक से करूं, ऐसा ना लगे कि मैं बहकी बात करूं और लोग सोचें कि ड्रग्स लेके आ गया है। जो कि मैंने सुना है कि यहाँ एक उभरती हुई समस्या है, देश भर में समस्या है, हर जगह समस्या है, तो यहाँ भी यही वो समस्या। तो खैर, लेकिन जो लोग हमारे साथ थे वो बड़े कमाल के लोग थे, पता नहीं कहाँ से, कोलंबस लोग थे वो बेसिकली, कहाँ से उन्होंने कोलंबस वास्को डी गामा बन के रास्ते निकाले, और जो हमें 5 बजे चल के 12 बजे पहुंचना था, हम 10:30 पे पहुंच गए। हम सिर्फ 5.5 घंटे में, बल्कि शायद 10:15 के आसपास सिक्किम पहुंचे, गंगटोक पहुंच गए, और बड़ा रिलीफ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने नींद पूरी की और फिर मुझे लगा कि अब शांति से और प्यार से बात होगी। तो जब कल खाना खाने बैठे हम रात को, उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, अच्छे वाला अलग, खराब वाला अलग नहीं, अच्छे वाला अलग लगा। तो मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो खाने का टेस्ट अलग होता है, पर ये थोड़ा और अलग लगा। तो फिर मेरी आदत है नेट पे सर्च करने की, मैंने सर्च किया वाई सिक्किमीज फूड टेस्ट सो डिफरेंट। तो फिर एक बात और पता लगी, जिसके बाद अगर मेरी पत्नी को पता लग गई तो वो यहाँ पर घर ही खरीद लेगी, अगर अलाउड होगा, तो मुझे पता नहीं अलाउड है या नहीं घर खरीदना। तो पता लगा कि सिक्किम भारत का नहीं, दुनिया का पहला स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है, ताली तो बजा दी आपने, पर इसका मतलब नहीं पता होगा कई लोगों को। अगर पता है तो अच्छी बात है, किसी बच्चे को शायद ना पता हो। इसका मतलब ये होता है कि सिक्किम के फूड प्रोडक्शन में, खेती में, फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल 0 होता है, विच मीन्स आप जो खाते हैं वो दुनिया का सबसे प्योर खाना है। इससे ज़्यादा प्योर खाना इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता है। और कितनी बड़ी बात है, इसीलिए आप सबके चेहरे इतने चमक रहे हैं, इतने सुंदर आप लोग हैं, इसीलिए हैं। इतना अच्छा खाना खाएंगे तो ज़्यादा सुंदर होंगे ही। हम तो भारत के बाकी राज्यों में जो खाना खाते हैं उसमें कई बार लगता है कि केमिकल खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना, पेस्टिसाइड्स के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। अगर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो हमें तय करना होता है कि भूख से मरें या थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड खा के जिंदा रह लें। तो हम केमिकल खा रहे थे, काम चला देते हैं।
लेकिन क्या होता है कि हम जहाँ हैं हमारे पास क्या अच्छा है कई बार हमें पता नहीं होता। और मुझे लगता है कि सिक्किम के पास ये 3 ऐसी वजहें हैं कि अगर ये आपको पता हो तो आप बहुत गौरवान्वित हो सकते हैं, प्राइड फील कर सकते हैं और फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने का ख्वाब देख सकते हैं। मेरे पास ठीक ठाक चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, पर मेरी गुजारिश थी ऑर्गेनाइजर्स से कि पहले मैं बच्चों से 3-4 बच्चों से केवल सवाल पूछना चाहूँगा। अगर वो मुझे कुछ बता सके कि उनके मन में क्या डाउट्स हैं जो वो चाहते हैं कि मैं उन पर बात करूँ, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं उन पर बात करूँ। और यदि बच्चे नहीं पूछेंगे तो बात तो मैं कर ही लूँगा, बात करना मुझे दिक्कत नहीं है। मैं तो बातों नहीं आदमी हूँ, बात करना मुझे आता है, तो बात तो मैं कर ही लूँगा। सो आई इन्वाइट एनी ऑफ द स्टूडेंट, मे बी 3, 4, 5, just ask one question each, whatever you want to ask, and you believe I can answer that question. तो मैं फिर उस पर आपसे बात करूँगा। Please. Good morning, sir. What's your name? Sir, Dipen Dahal. जितेंद्र. Dipen. Okay. Sir, I'm big fan of yours. जब भी पढ़ाई करता हूँ ना सर, लाइक कभी कभी लाइक मूड ऑफ होता है ये ऑफ कोर्स। सो जब भी ऑफ होता हूँ सर, लाइक फॉर एग्जांपल आपके वीडियोस लाइक द वन यू आर लाइक जो आप इंटरव्यू लेते हैं लाइक टॉपर्स लोगों का, वो देख के लाइक मूड फ्रेश कर लेता हूँ, है ना सर। सो लाइक सर व्हाट आई वांट टू आस्क इज, कभी भी ऐसा कुछ होता है ना सर, लाइक नर्वस ब्रेकडाउन होता है कभी कभी एंड फील लाइक आई एम ए बर्डन टू माई सेल्फ, तो सर उस टाइम सर क्या करें कि लाइक फील मोटिवेटेड एंड ऑल। सर उस मतलब फेज से आगे कैसे बढ़े, मतलब वी कांट लाइक कट इट आउट, मतलब उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। अंडरस्टूड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी ब्रीफ इट। क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पढ़ते हुए थोड़ी एंग्जाइटी होती है, थकान होती है, बोरियत होती है, तो उससे कैसे बाहर निकले और वो एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी ना हो जाए, उस चीज़ से बाहर कैसे निकले। एम आई राइट? दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है सर, दिस इज वन क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स आप पूछ लीजिए 4-5, मैं एक साथ उनको क्लब करके आंसर कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन था सर, आप जहाँ भी सेमिनार जाते हैं, जहाँ भी आप ओरिएंटेशन लेते हैं सर, आपका एक प्रसिद्ध श्लोक वाक्य कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जी सर ये श्लोक से आपके लिए कितना मायने रखते हैं सर, एज वेल एज टू आवर स्टूडेंट्स सर? ओके सर इतना ही क्वेश्चन। तो ये धन्यवाद पूछ सर। रहे हैं कि आप एक पंक्ति अक्सर कहते हैं, क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये बात कितनी सीरियसली आप मानते हैं? मैं तो बहुत सीरियसली मानता हूँ। इसका एक एग्जांपल ये है कि कल मुझे कई लोगों ने कहा कि मत जाओ, पर मैं आया क्योंकि मैं तजुर्बा चाह रहा था कि यहाँ आऊँ, आप सबसे मिलूँ और देखूँ कि क्या तबाही आई, उसमें हिस्सा लूँ, कुछ कर सकूँ तो करूँ। तो तजुर्बे की कीमत सबसे ज़्यादा है। बात करेंगे इस बारे में, अभी बात करते हैं। सर गुड आफ्टरनून सर। Good मैं afternoon. शुभम मिश्रा, सिक्किम यूनिवर्सिटी से। ओके सर मेरा एक ये सवाल है कि जैसे कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग में कैसे हम अपने आप को और ग्रोथ कर सकते हैं और कैसा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कोई भी सिचुएशन में, ठीक है। चाहे वो अंडर प्रेशर हो या ओवर प्रेशर हो, समझ गया। डिसीजन वीक। हाउ टू टेक डिसीजन Yes, sir. इन योर लाइफ। ठीक है। Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone present out here. Sir, मेरा नाम शशांक गुरुंग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे कि आपका प्रिपरेशन कैसा था जब आपने पहली अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया था? कि आप मुझे थोड़ा टिप्स बता सकते हैं? ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज सम टिप्स अबाउट सिविल सर्विस एग्जाम, राइट? ठीक है, मुझे एक बेसिक आपका आइडिया हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया कि आप किस तरह की चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात है कि 5 क्वेश्चन पूछने वालों में 5 मेल थे, जबकि मैं कह रहा था कि यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये कैसे हुआ सिक्किम में? ये तो सिक्किम के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई। सो लेट अस टेक एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फीमेल पार्टिसिपेंट्स। उनके सवाल शायद थोड़े से अलग हों। गुड आफ्टरनून सर। Yes, सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी रिसेंटली बीएड कर रही हूँ। सर आपने पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया, फिर वो छोड़ के आपने वही टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करने का क्या वो था? बस वही जानना था, क्योंकि सर टीचिंग में ना अभी हम वो फील्ड में आ भी गए हैं ना, तो डर लगता है कि कैसे मैनेज करेंगे, क्लासरूम में क्या करना है, कैसे डील करेंगे स्टूडेंट से। तो सर मुझे वही जानना। तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि एक बच्चा तो ऐसा है जो किसी और प्रोफेशन की बात कर रहा है, टीचिंग के बारे में। गुड। तो आपका सवाल है कि मैं टीचिंग में क्यों आया वो छोड़ के, और आप टीचर के तौर पे क्या ध्यान रखें अच्छा टीचर बनने के लिए। ठीक है। So first of all, thank you sir for coming to this place. Thank you. I am Smita Rai and I'm from B.Ed College. Sir,
as I have completed my graduation 5 years ago, sir, now I think that preparing for the UPSC is like being so late, sir. Am I being so late? Like I have completed my 5 years doing graduation also, sir. I am too late for the civil service exam, sir. So that's my question, sir. Thank you, sir. So basically, you want to know something about civil service exams preparation, right? Seeing you today here, seeing you in YouTube and seeing you in person today itself is so much motivating and so much inspiring. Thank you. And my question is, as I have seen one of your videos where you have talked about 3-8 hours rule, I just want to know more about it from your itself. You want to know about? 8 hours rule, 3-8 hours, which you have divided like 24 hours into like yes, sir. Okay. Thank you, sir. So time management is the basic. Yes, sir. Time management. Fine. So I have taken 8 questions so far, and that's नमस्कार सर. okay. Can I, sir? अब देखिए, अब ये सिक्किम वाला आ गया है. अब एकदम बराबर की टक्कर होगी. मेरा नाम सुमिता मंगे एंड आई रिप्रेजेंट हरकमाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन. ये बीएड ट्रेनिंग कॉलेज है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग मिल रहा है जिससे मैं सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से दे सकती हूँ, राइट? नॉलेज इज़ नॉट जस्ट लाइक बाउंड विथ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज. सो मैं ये बच्चों में कैसे ये भावना लाऊं जिससे वो कुछ अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते. आई थिंक मैं अच्छे से नहीं किए पा रही हूँ मेरा प्रश्न, लेकिन आई थिंक आप समझ गए. बट दिस क्वेश्चन इज एज ए टीचर और एज ए टीचर, एज अ वुड बी टीचर. ठीक है. अब क्वेश्चंस रोकते हैं, मैं सम अप करता हूँ, फिर मैं सारी बातों पे आता हूँ. तो सारे क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, टीचिंग में क्यों गए, टीचिंग में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं. 2 पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन ये है. कुछ बच्चों का सिविल सर्विस के बारे में, कुछ का मोटिवेशन के बारे में. सो दीज आर द 3 ब्रॉड टॉपिक्स विच यू वांट टू अंडरस्टैंड विद मी. मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करता हूँ, एक स्टोरी से बात शुरू करता हूँ. रियल स्टोरी. स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में ज़्यादा आती है. और एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, 3 दिन पहले हो गया है, अब ये भी हुआ है. तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है. आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे या अभी भी उससे निकले होंगे. मोस्ट डिफिकल्ट एज इज जस्ट 16, 18, 19. इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज़्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है. पेरेंट्स दुश्मन नज़र आते हैं इस उम्र में. पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब बात बोलते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है. सबको आता है. आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में. एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है. जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचेंगे 30 साल बाद. ये एकदम इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे. सो दिस इज ए नॉर्मल थिंग. आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूँ. खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता. मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो, काफ़ी है. बस इतनी साउंड प्रिपरेशन मत करना कि मैं 8वीं क्लास 2 बार में करूँगा, ऐसा मत करना. एक ही बार में कर लो. और मैं कभी परसेंटेज पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछता भी नहीं. हालांकि वो बता देता है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है नहीं. वट एवर परसेंटेज ही गेट्स. And we also have a daughter. I mean, I'm not the biological father. She is a relative's daughter, so she lives with us. हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे परसेंटेज क्या है, ना हम पूछते हैं, ना हमारा इंटरेस्ट है. हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो बेहतर ह्यूमन बींग्स बन जाए. क्योंकि मैंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से देखा है और मैं एक बहुत ही ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में. बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला.
पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कहता था कि जो काम 10 दिन का है उसके लिए साल क्यों खराब करूं। तो जब 10 दिन में हो ही जाता है तो 10 दिन खराब करेंगे उसमें। और दूसरी बात, ओवर द ईयर्स मैंने ये सीखी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम जिंदगी में काम आता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, मेरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आई। मैं कभी थीटा वीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी, आज तक यूज़ नहीं किया मैंने थीटा, कहाँ थी यूज़ करूँ, काम ही नहीं आया। मैंने दुनिया भर के नक्शे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आए। जब किसी देश में घूमने जाता हूँ वहाँ का नक्शा देख लेता हूँ और बचपन वाला याद भी नहीं आता, फिर से देखना पड़ता है। सीधी सी बात है। तो मैंने फील किया कि ज़्यादातर चीज़ें जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जो नॉलेज है वो ज़िंदगी में बहुत काम नहीं आती। जो काम आता है वो और चीज़ें, मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा आपसे। लेकिन मेरी चिंता एज ए पेरेंट, और क्योंकि आप बच्चे उसी उम्र में हैं, मैं लगभग 50 साल का हूँ, तो आप मेरे लिए लगभग उसी रोल में हैं कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स से बड़ी नफरत करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स की सुन लेते हैं बात। तो आप मेरी बात सुन लेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे। जैसे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, वो शायद यहाँ सीएम साहब की बात सुन लेगा। तो दूसरों की बात सुनना आसान होता है, अपने पेरेंट्स की बात सुनना मुश्किल होता है। तो आप सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूज़िक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूज़िक के उस्ताद थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, हर चीज़ में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बीइंग इनटू म्यूज़िक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूज़िक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे ज़िंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या, डेवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात है ना। थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है, उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स की आदत, ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने के, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं।
उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहाँ अब ड्रग्स बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज़्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे, उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहाँ भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भाई आप पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी, या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ, एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में। राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल ज़िंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहाँ चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उस एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है, प्रीच कर रहा है हमें, पापा डोंट प्रीच वाला भाव मन में आ रहा होगा अपनों के, पर मेरा काम ही है, मैं क्या करूं। मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है, तो मैं तो बोलूँगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन ईश्वर ना करे कुछ गलती हुई तो बाद में आप इस बात को याद ज़रूर करेंगे कि किसी ने समझाया था हाथ जोड़कर, और हम उसके बाद भी नहीं समझे थे। कुछ भी करना, उस रास्ते पर मत जाना। और इस रास्ते पर लोग क्यों जाते हैं? इसकी जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ा रीज़न है, उसको पीयर ग्रुप प्रेशर कहते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब है आपके दोस्तों का ग्रुप, गैंग, जिसको गैंग कहते हैं। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी स्टडी करती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसमें माना गया है कि ये जो एज है, टीन एज, ये गैंग एज है। गैंग एज का मतलब 3-4 दोस्तों का ग्रुप होता है, वो गैंग की तरह से ऑपरेट करता है। एकदम सीक्रेट्स रहते हैं ग्रुप में, आपस में बातें करते हैं, जैसी कोई आसपास से निकलता चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दुनिया की ऐसी है जो मोसाद और रॉ और इन्हीं सब के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। जबकि वो जो बात कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स वो बात 30 साल पहले कर चुके हैं।
वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, वो सब बातें करके ही बड़े हुए हैं। पेरेंट्स भी तो बने ही है ना भाई, ऐसा थोड़ा ना, उन्होंने तो ज़िंदगी देखी है, पर उनको लगता है कि वो कुछ खास ऐसा जानते हैं। एक दूसरे पर ऐसा भरोसा, पेरेंट्स पर ऐसा अविश्वास, ऐसा उनको खारिज करने की टेंडेंसी, नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है, इस उम्र में सामान्य बात है। पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो बच्चा होता है 1-2 साल तक का, उस पर सबसे ज़्यादा असर उसकी माँ का होता है, क्योंकि माँ उसके लिए पूरा संसार है। उस बच्चे की 2 ही ज़रूरतें हैं कि जब वो गीला हो तो वो पहुँच दे, जब भूख लगे कुछ खाना खिला दे। शुरू के 6 महीने इन दोनों ज़रूरतों को जनरली उसकी माँ ही पूरा करती है, तो उसको धीरे धीरे लगता है कि जो माँ है ना, यही मेरा सब कुछ है, और माँ की हर बात को फॉलो करता है वो। 6 महीने के बाद थोड़ा सा बाहर का खाना, घर के बाकी मेंबर्स का असर पड़ने लगता है। 2 साल के बाद जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, 2 या 3 साल के बाद, तो आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में टीचर्स आमतौर पे महिलाएं होती हैं, विमेन होती हैं, मेल्स नहीं होते हैं। उसके 2 रीज़न है। एक तो मेल्स में इतनी पेशेंस होती नहीं आमतौर पे, अपना ही बच्चा हो तो 2 मिनट के लिए चिकोटी काटना, प्यार करना ठीक है, 2 मिनट के बाद नहीं झेल पाते वो। और बच्चा अगर रोने लगे, उनके चश्मा उतार के मारे, थप्पड़ मार दे, मूंछ खींच ले, इरिटेट हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद तो बच्चा पिटता ही पिटता है अपने बाप के हाथों। इसलिए बच्चे भी बाप के पास कम जाना पसंद करते हैं, जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर भाग आते हैं वहाँ से। इनको पता है कि ये जो ब्रेक इवन होने वाला टाइम आ गया है, अब इस टाइम पर निकल जाना चाहिए। मदर्स में बायोलॉजिकली भी और कल्चरली, सोशली भी ये वैल्यू ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो झेल लेती हैं उस बच्चे की परेशानियों को। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। इससे मुश्किल कोई काम नहीं है। छठी का दूध याद दिला देते हैं बच्चे। बच्चे को पालने से मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं है, और वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती है, जिनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता, जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम घर के अंदर वो कर रही हैं। इस बात की बहुत वैल्यू है। कई जगह पेरेंट्स मतलब फादर्स भी कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जनरली दुनिया में ज़्यादा ये काम अभी तक महिलाओं के हाथ में ज़्यादा है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद आप देखेंगे जो लेडी टीचर होती है, जिसको बच्चा प्यार से मैम कहता है, मैम, ऐसे बच्चे के लिए मैम दूसरा भगवान होता है मम्मी के बाद। कुछ समय के बाद भगवान नंबर 1 मैम हो जाती है, भगवान नंबर 2 मम्मी हो जाती है। और अगर मैम ने कुछ कहा है और मम्मी कह रही गलत है, तो बच्चा घूर के देखता है कि तुम बताओगी मुझे, वो भगवान है वो तो मेरी। तो बच्चे को मैम पे भगवान जैसा भरोसा होता है। फिर जब वो बड़ा होने लगता है, 10, 11, 12, 13 साल का, 13 की एज आते आते बच्चों में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, पशुपेश में होते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारी ज़िंदगी चेंज हो रही है अचानक, उनको ऐसा लगने लगता है। उस उम्र के जो हार्मोन्स हैं वो उनको पेरेंट्स से दूर करते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की आज़ादी चाहिए, पेरेंट जानते हैं कि ये उम्र सही नहीं है, तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, फ़ोन का यूज़ कम करो, इंटरनेट कम करो, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है, अच्छे दोस्त रखो, ये करो, वो सब करते हैं। उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है। और बच्चों को लगता है कि मैं जहाँ जहाँ आज़ादी चाहता हूँ, यही 2 लोग मेरे दुश्मन हैं, पता नहीं ये डिजर्व नहीं करते मुझे, दे डोंट डिजर्व ए चाइल्ड लाइक मी। फिर वो पेरेंट्स से झूठ बोलना, छिपाना, हर बच्चा उस उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुछ बहुत प्यारे मासूम बच्चों को छोड़ दूं मैं 1-2%, बाकी सब थोड़ा बहुत झूठ तो बोल लेते हैं। कुछ ज़्यादा शातिर हो जाते हैं, इतना खतरनाक झूठ बोलते हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लेंगे तो भी नहीं पकड़ में आएंगे, इतना अच्छा झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया दोस्तों से सब करके। और ये जो उम्र है 13 से 19, जो गैंग एज है, ये जो दोस्त हैं, इनका असर इतना ज़्यादा होता है। और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हर गैंग में 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक मुखिया होता है, उनका गैंग का नेता होता है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, असर्टिव है,
वो फैसले करता है सबके लिए। आपने डिसीजन मेकिंग का सवाल पूछा, इसी पे सो समझेंगे। उसने कहा कि चलो सब फिल्म देख के आएंगे, तो बाकी 4 फॉलोवर्स होते हैं, वो चलते हैं, जी जी चलो 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 चलो। इन सबका सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल अलग अलग है। जो नेता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देता है। वो ये मान के चलता है कि मैं राजा हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। और जो बाकी 4 भेड़ बकरियाँ हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, असर्टिव नहीं हैं, सबमिसिव हैं, दब्बू हैं, डरपोक हैं, वो बेचारे उसकी बात को फॉलो करते हैं। और ये जो 4 हैं ना, इन पे खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नेता है वो पहले से बिगड़ा हुआ है, वो हैबिचुअल है कई चीज़ों का, और वो इन 4 को बोलता है आज हम सब ड्रग्स ट्राई करेंगे। पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। अब इन 4 में से एक के मन में है कि ना करूं, मम्मी ने उसको 1000 बार समझाया कि बेटा ये मत करना, वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, घबराहट हो रही है उसको। बड़ी मुश्किल से मिमियाते हुए एक वाक्य उसने बोला। मिमियाना मतलब बिल्ली की तरह से बोलना, कैट की तरह से बोलना। उसने कहा यार मम्मी ने कहा था ठीक नहीं होता है। अब उसके बाद जोर से ठाका मार गया, ये देखो मम्मी का बच्चा, ये देखो मम्मी का बच्चा, इसको दुद्धू पिलाओ इसको, बच्चा है, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ, ये तो मर्द ही नहीं बना अब तक। हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप हैं। इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम है कि डर जाएगा, एकदम घबरा जाएगा। 3 लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, आजा 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 आजा, अरे कुछ नहीं होता, कर ले ट्राई, हम भी तो कर रहे हैं, कर ले ट्राई। और इसी प्रेशर में ये बच्चा पहली बार ऐसी गलती करेगा। और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है, वापसी का रास्ता नहीं। इस प्रेशर को बोलते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। मैं अपने बच्चे को केवल एक बात सिखाता हूं, बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है ज़िंदगी में जब कोई करना चाहेगा कर ही लेगा। इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में, अब क्या मतलब मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको, टीचर क्या पढ़ा लेंगे, सब गूगल पे उपलब्ध है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। जो टीचर बनना चाह रहे हैं समझ लें, अब टीचर का काम नॉलेज देना नहीं है, नॉलेज आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर गूगल पे है। अब आपका काम उससे ज़्यादा बड़ा है। क्या है अभी डिस्कस करेंगे। मैं केवल एक बात पे फोकस करता हूं कि मेरे बच्चे या आप लोग पीयर ग्रुप प्रेशर से बच सके। मैं खुद बचा था, अच्छे से बचा था, मेरे पेरेंट्स की भूमिका थी। मैं जिस हॉस्टल में रहा उस हॉस्टल में लगभग सब ड्रिंक करते थे कॉलेज के दिनों में, मैं नहीं करता था। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं लगी उस चीज़ की, तो नहीं लगी तो नहीं किया। अच्छी बात सिर्फ इतनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिंक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो तो इंडिविजुअल फैसला हर किसी का है, लेकिन मैच्योर होने के बाद, बचपन में नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 4 लोग मुझ पर दबाव डालें और मैं उनके दबाव में आ जाऊँ, ये ठीक नहीं। मुझे ध्यान है कि हमारे हॉस्टल की नाइट चलती थी, फ्राइडे की रात है, वार्डन साहब छुट्टी पे हैं, 10-12 लोग एक कमरे में बैठे हैं, शराब की बोतल खोल ली है या बियर जो भी है, सबका मन है पीने का। वो मतलब एडल्ट्स हैं, 18+ के थे, वो शायद लीगली अलाउड होगा उनके लिए, मुझे नहीं पता। और जो लोग नहीं पीना चाहते उनको दबाव बना रहे हैं कि आ पी के दिखा, तू मर्द है तो पी के दिखा, बड़ा हो गया तो पी के दिखा। जब भी कोई ऐसा दबाव बनाए ना, इतना भी दबाव में नहीं आना है। जैसे कोई बोले बड़ा है तो पी के दिखा, आपको बोलना है मैं इसको पिए बिना ही बड़ा हूं। मर्द है तो पी के दिखा, मैं इसको पिए बिना ही मर्द रहता हूं। तुम इसको पी के मर्द बनते हो, हम ऐसे ही मर्द हैं भाई। दोस्त नहीं है क्या हमारा, तो क्या बोलना है? अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़ेगी शराब, तो मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ क्यों नहीं सकते? अजीब बात है भाई। दोस्त, क्या मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं ड्रग्स लेना शुरू कर दूं और मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ नहीं सकते? अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो मैं ले नहीं सकता। और दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना
जो दोस्ती की हदों से ज़्यादा जाती हो। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं ड्रग्स के रास्ते पर नहीं जाऊँगा, ये काम मैं नहीं करूँगा। मुझसे दोस्ती रखनी है, इन शर्तों के साथ रखो। मैं किसी दबाव में ना आया हूँ ना आऊँगा। इसको बोलते हैं असर्टिवनेस। अपनी शर्तों पे जीऊँगा, किसी के दबाव में नहीं जीऊँगा। जो गलत है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही इश्क के बारे में, लेकिन यहाँ अप्लाई होती है। उसने कहा, वो नहीं मेरा सही, उससे मोहब्बत है तो है। भाई किसी से मोहब्बत है, नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अब ये रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। अगर मैंने एक सही बात कह दी और वो रस्म रिवाज के खिलाफ है तो है, मैं क्यों डरूंगा। जो मुझे ठीक लगा, अपने ईमान के मुताबिक लगा, मैंने कहा वो मैं करूंगा। तो जो बात मुझे अपनी ओर से शुरुआत में कहनी थी, मैंने आपसे कही है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप सब बच्चों में से एक बच्चा भी मेरी बात सुन के गलत रास्ते पे जाने से रुक गया तो मेरा सिक्किम आना धन्य हो गया। मैं उसमें बहुत खुश हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं उन प्रश्नों पर आता हूँ जो प्रश्न आपने पूछे। उन प्रश्नों से जो करियर की बात है या मोटिवेशन की बात है उस पर आते हैं। एक सवाल 2-3 बच्चों ने पूछा कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, क्या तजुर्बा सच में इतना महत्वपूर्ण है, हम क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं, तनाव रहता ही होगा, पढ़ते होंगे, टेंशन होती होगी, कितना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सवाल भी आपके सामने है। मैं आपसे, देखिए मेरा काम चीज़ों को आसान करना है। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ IAS के बच्चों को, तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि चीज़ें मुश्किल तो कोई भी कर सकता है, चीज़ें आसान करना मुश्किल है, और हमें तो चीज़ें आसान करनी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप दिन में 8, 10, एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ शुरुआत के लिए 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे बाकी सब चीज़ें, खेलना कूदना, वो बहुत ज़रूरी है। यहीं से बात आती है मोटिवेशन की। एक ये है कि हमारा मोटिवेशन हमेशा कैसे रहे, और एक ये कि कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, उस समय हम कैसे मैनेज करें। आपकी उम्र में स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह ये भी है कि आपके हार्मोन्स इस उम्र में ज़्यादा, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे उम्र के साथ, आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप देखेंगे, स्पेशली फादर को आप देखेंगे, आपके फादर आम तौर पर इमोशनल बातों से बहुत प्रभावित नहीं होते होंगे। जैसे आप कहेंगे, पापा आज मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, पापा कहेंगे कोई बात नहीं। आपके अंदर से आंसू छूट रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं क्या कर लूँ, आग लगा दूँ, जंगल में जाके क्या कर दूँ, इमोशंस ऐसे उछल रहे हैं आपके। पापा क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा उससे बेहतर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अभ्यास किया उन्होंने। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होता है और आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का सबसे बेसिक मतलब है कि आप किसी इमोशन में बह नहीं जाते, आप खुद के ऊपर कंट्रोल बेहतर रख पाते हैं। तो वो उम्र के साथ होगा। लेकिन अभी जैसे डीमोटिवेशन आपको होता होगा, करियर को लेकर सवाल मन में आता होगा कि IAS बनूं तो कैसे बनूं, कितना पढ़ूं, कितना ना पढ़ूं, ये सब सवाल आते होंगे। तो मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। मैं तो IAS के लिए पढ़ाता हूं। अगर आप IAS की तैयारी करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे उससे फ़ायदा ही होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि वो अकेला रास्ता नहीं है। एक बात को ठीक से IAS बनने का मजा क्या है कि आपका सोचने का तरीका बहुत साइंटिफिक हो जाता है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आर्गुमेंट से बात करते हैं, इमोशन से बात नहीं करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। हमारे देश में जो आबादी है वो आबादी, अब सेंसस जब भी होगा पता लगेगा, पर हम मान के चलते हैं कि वो आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास इस समय हो चुकी है। पूरे इंडिया की बात अगर हम करें, 145 करोड़ में से अगर मैं कहूँ कि जो लोग 21 साल या 18 साल से मान लीजिए 30 की उम्र के बीच में है, इन 12 साल में है, मेरे ख्याल से ये आबादी भी कम से कम 12, 15, 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी। अगर ये 20 करोड़ लोग सोचे कि मैं IAS बनना है, या इनमें आधे भी सोच लें, 10 करोड़ सोच लें,
आपको ये समझना है कि आईएएस पूरे भारत में कुल मिला के 6,000 होते हैं, जिनमें से भी 5,000 लोग हैं। आईपीएस भी इतने ही होते हैं, 5-6 हज़ार के बीच में होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग सपना देखेंगे उन नौकरियों का, अगर मैं सारी सिविल सर्विसेज मिला लूँ, सेंटर की, स्टेट की, सब मिला लूँ, तो सेंटर की कुल 20 सर्विसेज मान लीजिए, सबका कार्डर अगर हम 5,000 भी एवरेज रखें तो 1 लाख लोग होंगे। आपके स्टेट का मान लें, स्टेट में मान लेता हूँ कि 2-3 हज़ार लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में ठीक पद पे होंगे। उससे ज़्यादा का तो कार्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बहुत छोटा आपका है, आबादी बहुत कम है। तो जो नौकरियां कुल मिला के 10-12 हज़ार हैं, अगर देश का हर युवा सोचे कि मुझे उसी में आना है, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों को हारना भी पड़ेगा, बहुत लोगों को हासिल नहीं हो पाएगा वो सब। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं और मैं कुछ रास्ते आपको हिंट करता हूँ इस चीज़ का। जैसे मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मैं सरकारी नौकरी में रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, 2 कॉलेजेस में पढ़ाए मैंने वहाँ। फिर आईएएस का एग्ज़ाम दिया, सिलेक्ट हो गया, उसमें 6-7 महीने वहाँ नौकरी की, फिर वो भी छोड़ा। अब मैं अपना काम करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, आप जब भी कोई फैसला करेंगे अपने बारे में, कभी ना कभी आपको फील होगा, बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने गलत किया। कोई भी फैसला हो, आप स्पाउस सिलेक्शन करेंगे अपने लिए, कितना भी सोच के कर लें, जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई। अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि आपने एक्स के बदले वाई किया होता तो नहीं लगता, तो भी लगता है। दिक्कत ये नहीं है कि मैं एक्स को चुनूं या वाई को चुनूं, आप जिसको भी चुनेंगे पूरा पैकेज साथ में आता है, अच्छी चीजें भी, खराब चीजें भी। जो अच्छा आएगा उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। जो मिस हो जाता है वो चुभता है। और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी, इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था। जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहां 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है, जो मिल गया मिट्टी हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मैं कई बार कोट करता हूं, मतलब दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलता है ना, वो बड़ा परेशान करता है। ये नौकरी के मामले में भी है। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक जिस एक फैसले पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैंने गलत किया, वो नौकरी छोड़ने का फैसला है। मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगता मैंने एकदम ठीक किया। मैंने अपने स्वधर्म, अपने नेचर के अनुसार सही किया। इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि आप आईएएस एलाइड की नौकरी छोड़ के टीचिंग में क्यों आ गए। मैं इस सवाल में दूसरा सवाल जोड़ देता हूं। हमारे सामने प्रेम सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो टीचिंग की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों आ गए। 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। इन दोनों में एक तारतम्य है, एक रिदम है, एक लय है दोनों में। वो टीचर बने, उनको फील हुआ कि उनका स्वधर्म टीचिंग से ज्यादा कुछ और है। मैं आईएएस एलाइड में आया, मुझे लगा कि मेरा स्वधर्म इससे ज्यादा टीचिंग में है। स्वधर्म क्या होता है? आपने गीता पुस्तक का जिक्र सुना होगा, उसमें श्री कृष्ण ने स्वधर्म का जिक्र किया है। यहाँ बहुत सारे बच्चे बौद्ध समाज से होंगे, महात्मा बुद्ध ने भी इस बात पर खूब जोर दिया है। सारे धर्मों, सारे दर्शनों का जो सार है वो ये है, हर व्यक्ति हर काम के लिए फिट नहीं होता है। 2 चीजों पे गौर करना है। पहला, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं कैपेबल किस चीज के लिए हूं। दूसरा, मुझे क्या करने में मजा आता है। और जहां इन दोनों का इक्विलिब्रियम हो, जहां ये दोनों बातें मिल जाएं, वो आपका स्वधर्म है।
यानी जैसे मैं सिंगर बनना चाहता था, पर मैं इतना गंदा गाता हूं कि मैं जब घर में गाता था मेरे पेरेंट्स बोलते तो मैं भारतीय सेना में चले जाना चाहिए, बिना बंदूक के विदेशी की तरह देख के गा देना, बस वैसे ही मर जाएंगे सारे के सारे। मैंने कहा, सही बात है भाई, ये भी ठीक बात है। तो मेरा मन था कि मैं सिंगर बनूं, पर गला कौवे जैसा भगवान ने दिया, कोयल जैसा नहीं दिया, तो मैं सिंगर नहीं बनूंगा। मेरे मन से क्या होता है, अच्छा लगने से क्या होता है भाई, सुने भी तो कोई मेरी बात को, मेरे गाने को सुने भी तो सही कोई। तो मेरा मन क्या करता है काफी नहीं है, दो चीजें हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं बचपन से स्कूल में डिबेटिंग करता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने कहा कि तुम कुछ ऐसा करना कि मंच पर रह सको, पॉलिटिक्स में जाओ, एमपी बनो। तब मेरा मन भी पॉलिटिक्स में आने का था, स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा मन था उस समय, बाद में नहीं रहा। तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम वकील बनो, क्योंकि जब कोर्ट केस लड़ोगे तुम्हें बोलने की ताकत भगवान ने दी है, उसका इस्तेमाल करो। या टीचर बनो। टीचर की छवि हमारे समाज में बहुत अच्छी नहीं होती थी, हालांकि मेरे पेरेंट्स टीचर ही हैं दोनों, पर हमारे समाज में टीचर की छवि होती है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रोफेशन देश को गढ़ता है उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। टीचर बनना बहुत लोगों का सपना नहीं है, मेरा तो है। और मेरा स्वधर्म, मैंने महसूस कर लिया कि मेरा स्वधर्म टीचिंग है, और स्वधर्म का मतलब वही दो बातें जो मैं कर सकता हूं और जो मैं करना चाहता भी हूं। आपके मुख्यमंत्री जी अच्छे टीचर रहे होंगे, पर उनको बार बार मन में आता होगा कि मैं जनता के बीच जाकर उनके साथ काम करके क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि पॉलिसी मेकिंग में आऊं। उनका स्वधर्म उनको वहां खींच के ले गया, तो उन्होंने वो किया। और इस दुनिया में जो भी सफल इंसान आपको देखे, कोई भी सफल व्यक्ति देखे, किसी भी फील्ड का हो, आप हमेशा देखेंगे वो वही व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म पे चल रहा है, जिसने वही रास्ता चुना जो उसकी क्षमताओं यानी कि कैपेबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट यानी कि उसकी इच्छाओं से मैच करता था। तो आप सबसे मैं कह रहा हूं कि आईएएस या पीसीएस या सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में मत दौड़िए। मैंने बहुत सरकारी नौकरी वालों को देखा है दुखी रहते हुए। सरकारी नौकरी में है, अच्छा वेतन है, तब भी दुखी है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो दरअसल करना चाहते थे। सरकारी नौकरी में क्या होता है, सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, सम्मान मिलता है, समाज के लोग पूछते हैं आपको कि आप सरकारी नौकरी में हैं। गस्टेड ऑफिसर होंगे तो स्टैंप लगा के साइन करने की ताकत आ जाती है। आप जज हैं तो आपकी बात में वजन होता है। आप आईएएस आईपीएस है तो आप पूरा राज्य या देश चला रहे हैं। तो ताकत तो है, अच्छा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ध्यान से सोचिए कि आप अपने जीवन से चाहते क्या है। मैंने जब नौकरी की तो मैंने फील किया कि इस नौकरी से मेरी जो मूल ज़रूरतें हैं वो पूरी हो नहीं पा रही। क्या ज़रूरतें हैं? मुझे अच्छा लगता है कि मैं खूब पढ़ूं और मंच पे खूब बोलूं। वहां कहा कि अब मंच पे जा ही नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने कहा अरे यार, जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ वही नहीं कर पाऊंगा मैं तो। फिर दिन भर फाइलों में काम करना है। अब फाइलों में काम करना अच्छा लगता है कई लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा नहीं है ऐसी रुचि है, तो मैं क्या करूं। मेरा मन करता था कि मैं खूब पढ़ूं, गहरी चीज़ें पढ़ूं। वहाँ तो वही पढ़ना है जो सरकार के हिसाब से चीज़ें आती हैं, उसमें कोई बहुत क्रिएटिव स्कोप नहीं होता है। तो मैं कुछ महीनों में समझ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं आपसे एक लिटमस टेस्ट कहता हूँ, अपने पेरेंट्स से अकेले में बात करना। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, जब आपको लगे ज़्यादा हो गया आप इशारा कर देना, मैं चुप हो जाऊँगा वहाँ पर, है ना। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितने घंटे बोल चुका हूँ तो आप हिंट कर दीजिएगा। आज घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करना और एक बात पूछना उनसे, अकेले में बात करना, सबके सामने नहीं। स्पेशली अगर आपके पापा किसी नौकरी में हैं या मम्मी नौकरी में, जो भी नौकरी में, उनसे पूछना। उनसे कहना कि पापा आप नौकरी में खुश हो, ये बोल के चुप हो जाना। ये मम्मी आप नौकरी करती हो सरकार में या प्राइवेट, जहां भी करती हो, ईमानदारी से बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो। तो पहले वो 2-4 मिनट गोल मटोल बात करेंगे। हाँ बेटा क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ ठीक ही है बेटा, सब बढ़िया चल रहा है बेटा, ऐसी ऐसी बात करेंगे।
आप 2 मिनट के बाद फिर उनका हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख देना। अब बोलना आपको मेरी कसम में झूठ बोला तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। झूठ मत बोलना, सच्ची बताओ आप खुश हो। 2, 4, 5 मिनट के बाद उनके आंसू निकल जाएंगे या आवाज़ भर्रा जाएगी उनकी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 10 में से 9 पेरेंट्स कहेंगे बेटा खुश तो नहीं है पर क्या करे, क्या करे। तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हारी ज़िंदगी ठीक रहे, नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते। शायद बाद में जो पीएफ है उसके पैसे मिलेंगे, तुम्हें कॉलेज में पढ़ाना होगा, फीस इकट्ठी करनी होगी, घर बना के देना है, तुम्हारी शादी होगी। कैसे करूँगा, कैसे करूँगी। आप उनसे पूछना कि अगर आप 20 साल पीछे जा सको अपने इतिहास में, टाइम मशीन में आपको बिठा दिए, 20 साल पीछे ले गए और आपको 2 ऑप्शंस मिले, एक यही नौकरी करने का, एक कुछ और करने का, और ये एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही आपके पास रहेगी जितनी नौकरी में थी। एज्यूम कर लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? गारंटी से बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि 10 में से कम 7 या 8 कहेंगे मैं वो रास्ता चुनना चाहूँगा, ये नहीं चुनना चाहूँगा। इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी ज़िंदगी में काम नहीं आती है, ज़िंदगी में बहुत कुछ काम आता है। और आपकी जनरेशन के सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे सामने तो क्या था, हमने जब कॉलेज पास किया तो लोगों से पूछा आप क्या करें, तो लोगों ने कहा 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ते आईएएस बन जाओ, एक है टीचर बन जाओ, एक वकील या जज वाला रास्ता है। तो हमने 2 रास्ते चुन लिए, टीचर और आईएएस। टीचर का चुना इसलिए मैंने एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया कि ठीक है टीचर बन जाएंगे। तब तक आईएएस में इसमें लाइट में हो गया तो वहाँ जाके देख लिया। जल्दी ही समझ में आ गया कि दोनों में उतना मज़ा नहीं आ रहा है तो दोनों छोड़ दिया। लेकिन उस समय छोड़ दिया। अगर 2-4 साल कर लेता तो आज तक वही कर रहा होता, क्योंकि वो जो सुरक्षा है ना दलदल जैसी होती है, एक बार दलदल में घुस गए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी जनरेशन का सोचिए, जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर मैंने 30 साल नौकरी की है और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, एक टीवी चैनल के टॉप व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया तो आप क्या सलाह देंगे? मैंने कहा सलाह तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, सलाह तो मैं आपसे ले लेता हूं बल्कि, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो मैं आपको केवल एक बात बता के समझाता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने कई मंचों पे कही है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, वहाँ मैं गया था। और मैंने बड़ा खुल के कहा कि स्टार्टअप करना नौकरी करने से बेहतर क्यों है, एक आर्गूमेंट दिया। वहाँ एक आर्गूमेंट छूट गया था, आज मैं आपको वो आर्गूमेंट बताता हूँ। जब हम नौकरी करते हैं, मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है, 30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने ज़िंदगी भर में मेरे ख्याल से आपकी महीने की सैलरी आजकल शायद 1.5-2-2.5 लाख रुपए होगी। आपने ज़िंदगी भर ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, पर जितना भी कमाया होगा लगभग उतना खर्च भी हो गया होगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ते हैं ना परिवार के समय के साथ। बच्चे हैं, करियर है। बोले हाँ सर, कुछ बचता नहीं है, बस ये है कि काम चल जाता है। मैंने कहा अब 4 साल में रिटायर होंगे, आपने एक घर ज़रूर खरीद लिया होगा नोएडा वोएडा में। बोले हाँ सर नोएडा में। नोएडा दिल्ली के पड़ोस में है जहाँ कई लोग रहते हैं। दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं, दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहाँ आमतौर पर घर खरीदते हैं जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। मैंने कहा रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, ज़िंदगी भर की बचत? बोले सर मैंने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 10-15 लाख रुपए कैश होगा, और जो स्कीम्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है
मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे महीने का 50, 60, 70 हज़ार रुपये वहाँ से आता रहेगा, जिससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मेरे हस्बैंड वाइफ हम सेफ रहेंगे। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2 सोच के देखिए ज़रा। फिर मैंने ये भी पूछा आपके बच्चे करते क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक बच्चा तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, एक बच्चा मेरा मीडिया में ही, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता है, वो अभी पढ़ रहा है, जल्दी ही नौकरी शुरू कर देगा। मैंने कहा जब वो नौकरी शुरू करेगा उसकी सैलरी क्या होगी? बोले सर शुरुआत तो 30-35 हज़ार से होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी उसकी। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम। मैं जानता हूं कि अपना उद्यम करने में खतरा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1000 में एक उद्यम बेहद सफल होता है, जिसको आप देखते हैं अखबारों में, स्टार्टअप, और वो क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाला घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसका एक सींग हो। एक माइथोलॉजी है यूरोप की, उसमें यूनिकॉर्न का जिक्र आता है। वो तो 1000 में एक होता है यूनिकॉर्न। बाकी लेकिन ये है कि आप रीजनेबल सक्सेस तो आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, एक ब्रांडिंग बनने लगती है, और 3 साल का मानते हैं कि ब्रेक इवन का एक जस्टिशन पीरियड है, कि 3 साल अगर आपने ठीक से काम कर लिया। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते, और मान लीजिए सफल ना होते तो नौकरी कर लेते, ऐसा भी क्या है, 30 साल नहीं 27 साल नौकरी कर लेते, कौन सी ऐसी खास बात है। और यदि आज आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाता, अभी आप नौकरी करते हैं, उस समय शायद आप 500 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी दे रहे होते। कोई मुझसे अगर पूछता है ना कि मैं जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा खुश रहता हूं, सबसे ज्यादा, वो ये है कि जब मैंने नौकरी छोड़ी, अपना काम शुरू किया। शुरू में हमारे यहाँ 3 लोग काम करते थे, आज हमारे दृष्टि ग्रुप में 1800 लोग काम करते हैं, 1800। और मुझे सबसे बड़ा सुकून इस बात का है कि 1800 परिवार चल रहे हैं मेरे उस एक फैसले से। और यदि आप उद्यम करते हो, उनसे मैंने कहा, और एज्यूम करते हैं कि 30 साल की मेहनत के बाद आपका उद्यम जो है आपकी अभी की सैलरी से शायद 50 गुना ज्यादा कमा रहा होता, उस कंपनी की वैल्यू आपकी सैलरी से शायद 1000 गुना ज्यादा होती, जैसा वैल्यूएशन होता है, और आपका बच्चा अपना काम शुरू करना चाहता। आज आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, आपका बच्चा 30,000 से शुरू करेगा, पूरी स्ट्रगल वैसी की वैसी करेगा। अगर आप उद्यमी होते, आपका बच्चा वहां से शुरू करता जहां आपने छोड़ा है, और पूरी एक पीढ़ी की मेहनत आपको एक्स्ट्रा मिलती जो अब नहीं मिलेगी। इसलिए नौकरी अच्छी है, पर नौकरी इतनी अच्छी भी नहीं है कि उसके लिए पागल हो जाना है। करेज क्यों नहीं आ सकता हमारे अंदर, साहस क्यों नहीं आ सकता है? कम से कम एक चांस लेने के लिए, खतरा उठाने के लिए, ट्राई करने के लिए क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए? और इसलिए मैं आप सबसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये, अपने स्वधर्म को ठीक से पहचानिए। आप जीवन से क्या चाहते हैं ठीक से पहचानिए। अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना, तो सबसे अच्छा है अपना उद्यम, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप चाहते हैं पावर, कि मैं कुछ करूं तो दुनिया को दिखे, तो सिविल सर्वेंट बनिए, जज बनिए, पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां आप समाज को सबसे ज्यादा बदल सकते हैं, सबसे ताकत के साथ बदल सकते हैं। यदि आपको चाहिए जीवन में शांति, सुकून, तो फिर एक ऐसी नौकरी या एक ऐसा उद्यम जैसे खेती का काम। आप तो सिक्किम में रहते हैं, मैं कल आते हुए रास्ते में सोच रहा था कि सिक्किम के युवा अगर अपना स्टार्टअप शुरू करें ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही,
आपको अंदाज़ा नहीं है दिल्ली में क्या हाल है। दिल्ली में किसी शॉप के ऊपर लिख दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ लाइन लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं। वो केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स खा खा के इतने पगला चुके हैं हम लोग, जिस शॉप पे लिखा हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मतलब अजीब हाल हो जाता है। सिक्किम के युवा, जब आपका स्टेट दुनिया का पहला स्टेट ऐसा है जहाँ ऑर्गेनिक फूड मिलता है सिर्फ, आपके पास तो दी हुई ब्रांडिंग है पहले से, उस ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके अगर आप दिल्ली में, और दिल्ली ही क्यों, दुनिया भर में आजकल तो एक एप्लीकेशन बनानी है, ऑनलाइन ऐप बनानी है, दुनिया भर में प्रोडक्ट सेल करना है। और अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लाएं और सिक्किम में 10-20 यूनिकॉर्न खड़े हो जाएं, यूनिकॉर्न का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन की है। $1 बिलियन का मतलब आज के ज़माने में होता है लगभग 10,000 करोड़ रुपए या 9,000 करोड़ रुपए। वैल्यू, इनकम नहीं, वैल्यू, कंपनी की वैल्यू इतनी है। और ये आजकल बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस 2-3 साल की गंभीर स्ट्रगल। फिर कल मैं एक बात और सोच रहा था, जब मैं बागडोगरा से यहाँ आया, मैंने कल महसूस किया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, जिसमें सिक्किम भी है, बाकी राज्य भी हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं। मुझे दिल्ली से कहाँ जाना होता है, मैं बॉम्बे अक्सर जाता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ। जहाँ भी जाना होता है, अगर मैं सड़क से जाऊँ तो कुछ घंटे, बॉम्बे तो अब 12 घंटे का हो जाएगा, पहले 24 घंटे का था। और फ्लाइट हर जगह की है, फ्लाइट में बैठे 2 घंटे बॉम्बे, 1 घंटा इलाहाबाद, आधा घंटा लखनऊ, आधा घंटा जयपुर, बात खत्म, पहुँच गए। अब मैं सिक्किम आना चाह रहा हूँ, कल को शायद मैं अरुणाचल जाना चाहूँ, नागालैंड जाना चाहूँ, मैं बहुत आसानी से पहुँच नहीं पा रहा हूँ। ये दिक्कत तो सब लोगों के साथ है। आपका दिल्ली के साथ, देश के बाकी हिस्सों के साथ कांटेक्ट इतना कमज़ोर है, चिंता की बात है। पर ये चिंता केवल सरकार के लिए क्यों है? एक रास्ता भी तो है। कल मैंने रास्ते में एक चीज़ सोची, आपसे शेयर करता हूँ, शायद आप में से कोई इस रास्ते पे चलना चाहे। हवाई जहाज़ तो उसके लिए बहुत बड़ी पट्टी चाहिए होती है। मुझे पता है कि यहाँ पड़ोस में एक हमने एयरपोर्ट बनाया है जो मौसम की वजह से कम चल पाता है। हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसको मैनेज करना आसान नहीं होता है। अगर आप टेक्नोलॉजी को ठीक से समझते हो तो अभी दुनिया के कुछ देशों में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मिल जाएंगे आपको। क्या एक्सपेरिमेंट है? एयर टैक्सी का, हवाई टैक्सी। कई कंपनियों ने अलग अलग तकनीक से ये प्रयोग करके देख लिया है। ऊबर इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात भी ऊबर कंपनी के मालिक से 3-4 साल पहले हुई कि ऊबर टैक्सी हम चलाएंगे, एयर टैक्सी चलाएंगे दिल्ली में जल्दी ही। दिल्ली से गुड़गांव जाने में 1 घंटा लगता है, एयर टैक्सी 8 मिनट लेगी मैक्सिमम। टैक्सी कैसे काम करेगी? आपने ड्रोन देखे हुए हैं, हेलीकॉप्टर भी तो इस तरह का ड्रोन ही होता है। एक कार जैसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे 4 पंखे लगे हैं, वो ड्रोन बन के उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बैटरी ड्रिवन चीज़ें भी आने शुरू होने वाली हैं जो कि बहुत कॉस्टली नहीं पड़ती हैं ऑपरेट करने में। मैं कल ही सोच रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ ऐसे युवा हो, कुछ सिक्किम में हो, कुछ अरुणाचल में हो, नागालैंड में हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में हो, और मिलके कुछ ऐसी कंपनियां बनाएं सरकार की पॉलिसी से बात करके, और मेरे ख्याल से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में बात करेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से परमिशन जो रिक्वायर्ड है वो लेने के बाद ऊबर जैसी कंपनियों से टाई अप करके जैसे भी करना चाहें, अगर हमारे पास एयर टैक्सी का एक अच्छा मॉडल बन जाए। कल जब मैं तीस्ता के पास से निकला, मैंने अपने ड्राइवर साहब से पूछा, क्योंकि पुल 1-2 टूट गया, वो बता रहे थे, बहुत मिट्टी मलबा जमा था। मैंने उनसे पूछा कि जैसे नदी के सामने जो गांव है, अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना हो, पुल तो टूट गया, कैसे जाएंगे? उन्होंने बताया कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए 50 किलोमीटर पीछे जाके एक पुल पार करके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी पुल टूट गया है। और मैं सोच रहा हूँ कि मान लीजिए इस नदी के इधर और उधर 2 दोस्त रहते हों, या किसी बच्चे का घर इधर है, स्कूल उधर है, अब वो कैसे जाएगा? और ऐसा क्यों ना हो
कि इस राज्य की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हमारे पास एयर टैक्सी के छोटे छोटे मॉडल्स बहुत जगहों पर हों, जो बहुत कम फीस पर वो सारा डिस्टेंस ट्रेवल करने में हेल्प करते हों। और ये उद्यम बाकी राज्यों के लोग यहाँ के करें, क्या इससे बेहतर नहीं है कि सिक्किम के बच्चे ये उद्यम करें और सिक्किम के टूरिज्म के डेवलपमेंट में सिक्किम को फ़ायदा हो? ये तो होना ही चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी मैं बता ही दूंगा, वो तो मेरा काम है ही, मैं रोज़ वही बताता हूँ। तो मैंने अभी तक आपके 2 सवालों का एड्रेस किया, एक अंतिम सवाल टीचर्स वाला और एक थोड़ा सा मोटिवेशन लेके बात समाप्त करूँगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, टाइम कितना हुआ मुझे पता नहीं, पर जो भी हो गया। मोटिवेशन को लेकर आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, देखिए मोटिवेशन के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हवाई किस्म का तरीका, मेरे जैसे किसी स्पीकर को बुला लीजिए, ये हवाई तरीका है, इससे कुछ बात बनती नहीं, लगता है कि बात बन गई, बनती नहीं। और कई मोटिवेटर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मंच पे आके आगे लगा देते हैं, यस यू कैन, सब बोलेंगे यस वी कैन, सबको लगता हो गया। वो असर रहता है आधे घंटे तक, जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं, गुब्बारा उड़ता है, गुब्बारे को लगता है कि मैं तो महान हूं, मैं तो हवा में हूं, आसमान में हूं। थोड़ी देर में गैस खत्म हो जाती है और गैस खत्म होते सूर्य के नीचे आता है गुब्बारा। एक तो वैसा मोटिवेशन है कि मैं थोड़ी आग लगा दूं, 10 बार जोर से बोलूं, आप भी बोले जोर जोर से, एकदम खून गर्म हो जाए, आप बाहर निकले, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आधे घंटे बाद लग रहा है अरे हम तो वैसे के वैसे हैं। एक तो वो मोटिवेशन है जो आधे 1 घंटे वाला होता है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं वैसा मोटिवेटर बनना चाहता हूं। असली मोटिवेशन कहाँ से आता है? एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि 1 साल में एक स्पीच सुनी, 1 साल के लिए मोटिवेट हो गए, नहीं। असली मोटिवेशन आता है जिंदगी की ज़रूरतों से, आसपास से, डेली लाइफ से आता है। और डेली लाइफ से मोटिवेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं है। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। पर हमारे गली मोहल्ले में कुछ बच्चे तोप हैं, उनके माता पिता रात दिन लगे रहते हैं, मम्मी फिर से 10th क्लास कर रही हैं, पापा भी 10th क्लास कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है, रात दिन माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चा भी पढ़ रहा है, पूरी फैमिली 10th क्लास कर रही है। और बच्चे के 10th क्लास में 99.8% मार्क्स, उसके बाद भी दुखी, 0.2 क्यों नहीं आए? और हमारे वाला 50 में खुश रहता है कि बहुत आगे, काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली, इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है, आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले, वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे, ठीक इंसान बन जाए, आपके बुढ़ापे में आपकी चिंता कर ले, मन ही मन आपसे नफरत ना करने लगे। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है, नफरत। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। मैं रोज पढ़ता हूं रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड थी ही नहीं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है? जो आपका स्वधर्म है।
इतने उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है। लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है। पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज़्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज़ की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए, ठीक। और मैंने खूब देखा है, आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि ज़िंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही है। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी ज़रूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया कलाम बना लीजिए। तकिया कलाम का मतलब अपनी एक पंच लाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूँ, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूँ, उद्यम करना है उद्यम करूँ, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूँ। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना अगर नहीं हुआ तो बोला भाड़ में जाए। क्या हो गया, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही। ऐसा क्या है, 1000 ऑप्शन है। तो खुद से उम्मीदें कम। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग हो। आपके जो दोस्त होते हैं ना, जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पूरा दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। हर दोस्त और दुश्मन का पैकेज होता है। वो आपसे जलता भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन दोस्त भी है। आपके राज रखता है। आपके पेरेंट्स को वो सब नहीं बताता जो पेरेंट्स पूछते हैं उससे, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके पेरेंट्स को। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब दोस्त ऐसा होता है ना कि दूसरा दोस्त सफल हो जाए तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो कि नेचुरल है। दुखी नहीं होना है। कोई दोस्त आपको पूछे अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो नहीं हुआ तो जलन होगी, झूठ मत बोलना हाँ होगी, नॉर्मल है, सबको होती है, मुझे भी होगी। लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूँ। थोड़ी होगी, ह्यूमन बीइंग हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हों, मनहूस ना हो। ये दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, लोग कहेंगे अरे पागल मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हों और सोच समझ के सलाह दें। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहेगी देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो। इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है, वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे, छोटा छोटा कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बढ़ें, तो मोटिवेशन आमतौर बना रहता है। और जब जब डीमोटिवेशन ज़्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा,
और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अंतिम बात, जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं, 2 बच्चियों ने कहा कि मैं टीचर बनने का मन है, तो हम क्या करें? देखो, ध्यान रखो, जैसे यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आजकल इंटरनेट की वजह से अटेंशन स्पैन जो है इंसान का बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम है। पहले के दौर में क्या था कि जब हम क्लास में बैठते थे, वैसे मैं कम बैठता था क्लास में, लेकिन जब मैं बैठता था कभी कभी एज ए स्टूडेंट, 40-45 मिनट टीचर के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि वो बच्चों को बिठा के रखे। स्कूल में तो टीचर तानाशाह होता है, स्कूल में टीचर क्लास में बच्चे की हिम्मत नहीं कि बाहर चला जाए, जाएगा तो पिटेगा अच्छे तरीके से, तो चुपचाप बैठना है उसको। कॉलेज में आते ही क्या होता है कि कॉलेज में बच्चों के ऊपर, दिल्ली में, यहाँ का मुझे नहीं पता, दिल्ली में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आप बैठेंगे, बच्चे की चॉइस होती है। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अच्छा लगा तो बैठे, वरना चला गया। बड़ा मुश्किल होता है 40 मिनट में। 10 बच्चे आए थे, 2 ही बचे हैं, 8 चले गए। बहुत डिसहार्टनिंग होता है, दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है, कैसे करें। और आजकल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपने क्लास में कुछ बोला, बच्चे ने खटाक से गूगल किया, बोला सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैम आप गलत पढ़ा रही हैं, दिस इज़ द फैक्ट, यू हैव स्पोकन रॉन्ग। अब 50 बच्चों के सामने किसी ने पोल खोल दिया आपकी, आपका मन कर रहा है कि मैं खून के आंसू रो, तेजाब आँख से निकलने का मन हो रहा है कि इस बच्चे को झुलसा दूँ मैं। अरे क्लास के बाद अलग से बोल देता, सबके सामने बोल दिया, इज्जत भी नहीं रखी। तो टीचिंग की दुनिया आजकल बड़ी मुश्किल है। आज की जनरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, जेन ज़ी बोलते हैं आपकी जनरेशन को ना, ये जो बच्चे 21वीं सेंचुरी वाले हैं, इन बच्चों की अटेंशन को बना के रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये हमेशा ऐसे करने वाले लोग हैं, इनकी उंगलियां यूँ चलती है हमेशा। 50-100 साल में अंगूठा बड़ा हो जाएगा इंसान का इवोल्यूशन में, जितना अंगूठे का इस्तेमाल आजकल फ़ोन पे हो रहा है, इवोल्यूशन का अगला स्टेप है, अंगूठा लंबा होने वाला है हमारा। ये बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो देखते हैं, वो भी रील 1 मिनट वाली, 20 सेकंड वाली, इंस्टा पे गए, रील देखी, 2 सेकंड में तय करते हैं ठीक है नहीं, खटाक से अगला, फिर खटाक से अगला, 2-2 सेकंड में मामला खत्म होता है। अब जिस समाज के बच्चे 2 सेकंड नहीं झेल पा रहे किसी को, उस समाज में टीचर को 40 मिनट या 50 मिनट क्लास में बैठना है, खड़े होना है, पढ़ाना है। अब मेरा चैलेंज सोचिए, यहाँ मेरे ख्याल से 1000 के आसपास तो लोग होंगे ही, जनरली बैठे ही हुए हैं अब तक। अगर मैं कुछ ठीक से ना बोल रहा होता, अब तक 2-4 लोग ही बैठे होते। कितना मुश्किल काम है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो क्या ध्यान रखना है? अगर आप फैक्ट्स और नॉलेज के बेस पर काम चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सबके पास है। आपको 2 चीज़ों पर गौर करना होगा। पहला, जितना हो सके इंटरेक्टिव होने की कोशिश कीजिए। वन वे कम्युनिकेशन अब नहीं चल सकता, भूल जाइए इस बात को। कम्युनिकेशन हैज़ टू बी 2 साइडेड। बच्चे क्लास में इन्वॉल्व रहें, बोल सकें, सवाल खड़े कर सकें, आप जवाब दें। और जब बच्चे सवाल करते हैं तो कभी कभी कड़वे सवाल भी करते हैं। तो आज के समय में टीचर को ये समझना होगा कि वो बच्चों का दोस्त है, मालिक नहीं है, तानाशाह नहीं है। बच्चों से दोस्ती कर लीजिए, और दोस्त कुछ खराब बोल दे तो बुरा भी नहीं लगता है, उस लेवल पे बात करेंगे तो बच्चे टिकेंगे क्लास में। तीसरी बात, सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 2 ही तरीके हैं, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। पहला, कहानियों से सिखाइए। हर चीज़ के बारे में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ कहानियाँ, कुछ पोइटिक एक्सप्रेशंस, उन सब पे काम कीजिए। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, एक्सपीरियंस से सिखाना। और एक्सपीरियंस का मतलब, बच्चे को पढ़ाइए मत कि गरीबी क्या होती है। कभी कभी गरीबी के बारे में एक फिल्म दिखा दीजिए, और हो सके तो बच्चों की उंगली पकड़ के एक गरीब इलाके में ले जाके दिखा दीजिए। और जब बच्चे अपनी आँख से देखते हैं दुनिया को, तो जो उनको समझ में आता है वो किसी क्लास में समझ में नहीं आता है। तो टीचिंग बाय एग्जाम्पल्स, टीचिंग बाय स्टोरीज, टीचिंग बाय फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, मेरे ख्याल से ये वो तरीके हैं जो टीचिंग की दुनिया में आज के समय में चल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे जो काम करना था, आपके सवाल मैंने संभाल लिए और आपकी जिज्ञासाएं शांत कर दी होंगी। अगर समय बचा हो तो कुछ सवाल बच्चे पूछना चाहें तो मैं आंसर कर दूंगा।
समय हो गया है तो जैसा आप लोग डिसाइड करें। थैंक यू सो मच, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल आप चाहते हैं कि Sir, would you like to take some questions? आई एम फाइन विद एवरीथिंग। So we will take a few questions for another 10 to 15 minutes. Hello, sir. I am a BEd student, and कौन कहाँ? sir here. हाँ, I am Rishabh Prasaili, and I would like to ask a question. जैसे आपने बताया कि इंटरैक्टिव होना चाहिए, और जो मैथमेटिक्स का टीचर है वो मतलब क्या तरीका अपनाए कि एक क्लास जो मतलब रियल लाइफ सिचुएशन को मतलब ज़्यादा यूज़ कर सके और क्या इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सके। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं? मैथमेटिक्स। हाँ, तो जैसे आपको बताना है कि रेशो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, परसेंटेज क्या है। परसेंटेज सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोटी क्लास में ले जाइए। एक रोटी है, इसके 8 टुकड़े करने हैं, सामने कीजिए, बच्चों से करवाइए, और फिर पूछो कि एक रोटी का जो 8वां हिस्सा है ये कितना है, और तब वो समझेगा कि ये 1 और कुल इन 8 में से तो 1/8 ऐसे बनता है। मतलब मैथमेटिक्स तो सबसे हसीन सब्जेक्ट है, और न्यूटन ने बड़ी गहरी बात कही थी कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ गॉड, इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। भगवान ने दुनिया को इतना सिस्टमेटिक बनाया है, उसने मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल किया होगा, उसके बिना कैसे बना होगा। तो मेरा मानना है कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ाना सबसे आसान काम है। तो करना सिर्फ इतना है, जैसे ट्राइंगल है तो पिज़्ज़ा का एक पीस ले जाइए, देखो भाई ये ट्राइंगल है, अब इसका एरिया निकालेंगे। सर्कल है, हर चीज़ के एग्जाम्पल मिल सकते हैं, और एग्जाम्पल हमेशा दो जिसमें हंसी भी आती हो। देखो 40 मिनट की क्लास में अगर बच्चे बीच बीच में हंसते रहेंगे तो उनका मन लगा रहेगा। तो टीचर का एक काम स्टैंड अप कॉमेडियन का भी है। अगर आपकी 40 मिनट की क्लास में कम से कम 4-5 बार बच्चे ठहाका मार के नहीं हंसते हैं तो बच्चों को आप बांध नहीं पाएंगे। बच्चों को हंसाना भी आपका काम है। हंसाएंगे कैसे? कोई एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में कुछ जोक ले आइए। जैसे एक मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स में ऐसा करता था। मैंने मैथ्स कुछ पढ़ाया, कुछ बच्चों को एक बार पढ़ाया था। तो डेटा सफिशिएंसी समझा रहा था मैं कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं, ये कैसे समझेंगे। तो मैंने एक जोक सुनाया। मैंने कहा देखो भाई, एक टीचर ने क्लास में बच्चों से सवाल पूछा, मैथ्स के टीचर ने क्लास में बच्चों से सवाल पूछा। उसने कहा मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। ठीक, तो कुछ बच्चे सीरियस हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ कागज पेन लेके निकालने लगे। अब सवाल कितना बेहुदा है। मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पसंद है, मेरी माँ को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा सर मैं बताता हूँ। टीचर ने कहा बताओ। बोला सर आपकी उम्र 40 साल है। टीचर गदगद हो गया कि भाई कैसे निकाल लिए इसने, सही निकाला एकदम। उसने कहा यार मैं पागल हो गया हूँ, तुम जरा आओ जरा समझाओ कैसे निकाला। उसने कहा सर सिंपल सा फार्मूला है, मेरे घर के पास में एक भैया रहते हैं, 20 साल के हैं, आधे पागल हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा पागल, तो अब 40 के हैं। अब जब आप ये समझाएंगे, बच्चे ठाक, जैसे बच्चे हंसे ना, बच्चे ठाका मारेंगे, फिर आप कहेंगे इसलिए ज़रूरी है समझना कि डेटा सफिशिएंसी क्या होता है। और डेटा सफिशिएंसी का मतलब जितना डेटा दिया है क्या उससे आंसर निकल सकता है या नहीं, ये समझना है। सो व्हेन यू गिव एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लाफ्टर, हंसी वाला एग्जाम्पल, बच्चे फ्रेश हो जाते हैं, उनका दिमाग कॉन्सेंट्रेट करता है, और फिर आप पढ़ाएंगे तो वो अच्छे मन से पढ़ेंगे। जहाँ 10 मिनट में लगे थोड़ा ऐसे वैसे हो रहे हैं, फिर एक जोक ट्रैक कर दीजिए। तो जोक्स क्लास में सुनाना एक टीचिंग मेथड का अनिवार्य हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है, उसको लेके चलिए, इवन इन मैथमेटिक्स। ठीक है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। किधर? सर अपर सर्कल सर, ऊपर से अपर सर्कल। ऊपर तो भगवान है। अच्छा आप इसी में
अब जैसे मैंने कहा ऊपर तो भगवान है, ये बेकार की बात है, पर आप हंसे ना इससे। अब जैसे ही आप हंसे आपका मन और अच्छा हो गया, अब सुनेंगे आराम से। हाँ जी सर, मेरा नाम सुजीत कुमार रावत है सर, और मैं एक हिस्ट्री का छात्र हूँ। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो अभी अभी NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सो उसमें स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है या चांस मिलता है कि आप हिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी ले सकते हैं या बायोलॉजी के साथ या मैथमेटिक्स ले सकते हैं, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है सर? और दूसरा क्वेश्चन, एज अ मैं हिस्ट्री स्टूडेंट, मुझे बड़े होके एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोफेसर या टीचर बनना है। सो मगर अभी के बच्चे को लगता है कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे डेट्स याद करना होता है, प्लेस याद करना होता है, ये लड़ाई वो लड़ाई। तो इस हिस्ट्री को हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं सर? हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं सर? ये क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू। तो इनका गैंग काफ़ी बड़ा है, देखो इनका पूरा गैंग तालियां बजा रहा है। तो मैं अनुमान कर पा रहा हूँ कि आप अपने कॉलेज के बहुत पॉपुलर स्टूडेंट हैं, है ना? लेकिन लड़कों ने ताली बजाई, लड़कियों ने नहीं बजाई है। थोड़ा ध्यान दो भाई। सो दिस इज हाउ यू मेक हिस्ट्री इंटरेस्टिंग, हंसी मजाक करके। और मैं फिर भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपका सवाल दो हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये ऑप्शन है कि आप हिस्ट्री और फिजिक्स साथ में पढ़ सकते हैं, इज इट गुड और बैड? और दूसरा, हाउ कैन आई मेक हिस्ट्री इंटरेस्टिंग? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं तो बहुत बड़ा समर्थक इस बात का हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब तक हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, अभी भी कम ही है वैसे तो, अब स्कूल में बच्चों की चॉइसेस बहुत अलग अलग हैं। टीचर्स उतने हैं नहीं, क्लासरूम्स हैं नहीं। जब टीचर्स और क्लासरूम्स कम होंगे तो हमें मजबूर होना पड़ता है कि सारे बच्चे यही पढ़ेंगे। तो जो कॉमर्स पढ़ेगा उसको अकाउंटेंसी भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। जो फिजिक्स पढ़ेगा वो केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा या बायो भी पढ़ेगा। और जो हिस्ट्री पढ़ेगा उसको साथ में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी ही पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप बना दिए हमने। लेकिन सवाल है कि ऐसा बच्चा क्यों नहीं हो सकता जिसका मन करे कि मैं म्यूज़िक पढ़ूं और मेडिकल साइंस पढ़ूं और हिस्ट्री पढ़ूं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और मैं अभी अप्रैल के महीने में अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटीज़ में स्पीच देने गया था। उनमें से एक मिशिगन थी, एक येल थी। येल आप शायद जानते होंगे। जब मैं येल यूनिवर्सिटी गया, 10-15 बच्चे दिन भर हमारे साथ थे। उनमें एक बच्ची थी, उसके सब्जेक्ट्स क्या थे पता है? यही मेडिकल साइंस और म्यूज़िक। और वो क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक इतना अच्छा गाती थी। वो अमेरिकन सिटीजन है और मेडिकल साइंस में उतनी ही धुरंधर, उसको मेडिकल साइंस अच्छे से आता है और म्यूज़िक की सुपर एक्सपर्ट है। तो मेरे मन में आया कि हमारे देश के बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी बच्चे का मन फिजिक्स समझने का और हिस्ट्री समझने का साथ साथ करे, इसमें क्या दिक्कत है? कम से कम ग्रेजुएशन में दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन में आपने 2-3 विषय पढ़े, फिर आपने डिसाइड किया कि इनमें से एक कौन सा लेके स्पेशलाइजेशन करना है। सो आई एम ऑल इन फेवर ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और बड़ा मज़ा आता है। जैसे मुझे मैथमेटिक्स और फिलॉसफी और लिटरेचर सब अच्छा लगता है। ऐसी कोई चॉइस कभी थी नहीं मेरे पास, तो अलग अलग MA करना पड़ा सब में। होती तो मैं शुरू से पढ़ लेता। सेकंड, हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और तब मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। मैंने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी उस समय, और मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था। मैं क्लास में नहीं जाता था क्योंकि मैं उस समय छात्र नेता था अपने कॉलेज का। इलेक्शंस लड़ता था कॉलेज में, मुझे उसी में मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। डिबेटिंग, कंपटीशन, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, वही सब करता था, क्लास में कम जाता था। तो मैं 2-3 बार क्लास में गया ग्रेजुएशन में। मैंने हर टीचर को एक मौका दिया कि मैं क्लास में जाके बैठा 40 मिनट, रोक सको तो रोको। वो रोक ही नहीं पाए, फिर मैं गया ही नहीं कभी। तो मेरी कसौटी ये थी कि भाई तुम इतना अच्छा पढ़ाओ कि मेरा फिर आने का मन करे। दुर्भाग्य से जिन टीचर्स की मैंने क्लास की, 2-3 की, सबकी तो मैंने की भी नहीं, वो लिखा हुआ लेके आते थे, क्लास में आके बोल देते थे। हमने कहा जब यही करना है तो लिखा हुआ दे दो हमें, हम भी वही पढ़ लेंगे।
और नहीं तो कुंजी बाहर मिली जाती है, की बुक बाहर मिली जाती है, उसमें से पढ़ लेंगे। और कुछ तो की बुक से ही पढ़ाते थे क्लास में भी। अब मेरा मानना है, तब तक मेरा मानना था कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। अब मेरा मानना है कि हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने 60 लाख लोगों को मारा, आपको पता है हिस्ट्री का, वो हिस्ट्री हम सबने पढ़ी है। मैं हिस्ट्री को इतना एंजॉय करता हूँ आजकल कि मैं अभी पिछले महीने यूरोप गया हुआ था, तो मैं स्पेशली बड़ी मुश्किल से कोशिश करके 10 लोगों से बात करके पोलैंड गया। और पोलैंड के पास एक जगह है, पोलैंड में एक जगह है क्राको, यूक्रेन बॉर्डर के पास ही है। और क्राको से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूर एक जगह है ऑशविट्स। ऑशविट्स उन इलाकों में से एक है जहाँ हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, बाकी कैंप तो खत्म हो गए, पर वहाँ की सरकार ने कुछ लोगों के एफर्ट से उसको बचा के रखा है एज इट इज़ जैसा वो था। मैं 3-4 साल से कोशिश कर रहा था कि वो देख के आऊँगा, तो मैं देखने गया। उस एक कैंप में करीब 9 लाख लोगों को मारा गया था 1942, 43, 44 के दौर में। अब मैं जब वहाँ गया तो आप उस सिचुएशन को देखते हैं, कई फिल्मों में आपने देखा है कि एक बड़ा सा दरवाज़ा है, वहाँ से ट्रेन अंदर जा रही है, वो ट्रेन वहाँ खड़ी है अभी भी। जिस ट्रेन में हज़ारों लोगों को लाया गया मारने के लिए, वो ट्रेन वहाँ खड़ी है, उसी पटरी पे खड़ी है। वहाँ से लोग उतरते थे। फिर एक पॉइंट था जहाँ डॉक्टर्स चुनते थे कि किसको ज़िंदा रखना है, किसको मार देना है। ज़िंदा सिर्फ उसको रखते थे जो काम कर सकता है, जो मजबूत है, काम कर सकता है। जो छोटा बच्चा है उसको मार देते थे, बूढ़े को मार देते थे। तो एक प्लेस मैंने देखा कि यहाँ से बच्चे बूढ़े एक तरफ जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, इधर जो जवान लोग हैं काम करेंगे। फिर वो चैम्बर्स देखे जहाँ एक छोटे छोटे इलाके में 20-20 लोग सोते थे, दड़बे की तरह बंद होकर, जैसे पिंजरे होते वैसे रहते थे। उसके बाद मैंने एक जगह देखी वहीं जहाँ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर होते थे। और फिर एक कमरा देखा, आप देख के दंग रह जाएंगे। कमरा मतलब इस ऑडिटोरियम का 1/10 साइज समझ लीजिए लगभग। उसमें जितने लोग मरे उन सब के जूते वैसे के वैसे रखे हैं, दूसरे में उनके कपड़े वैसे के वैसे रखे हैं, तीसरे में उनके बाल, क्योंकि जब गैस चैम्बर में मारते थे तो पहले उनको गंजा करते थे। वो बाल आप देखेंगे, आपको खून के आंसू आ जाएंगे देखकर। और जब आप वो देखेंगे ना, फिर आपका मन करेगा कि हिस्ट्री पढ़ूं, क्या हुआ था। तो जो मैंने अभी किया है वही क्लास में करना। जब भी हिस्ट्री पढ़ाओ, पहले एक फिल्म चलाना क्लास में बोल के। मैं दावे से कह रहा हूं कि अब अगर मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आप सब पढ़ेंगे। और अगर मैं ये कह के आता कि चलो हिस्ट्री पढ़ते, आप सब भाग जाते। हिस्ट्री को जैसे ही आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स रियलिटी से जोड़ के बताएंगे तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है। और हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? एंड हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिसको बहुत तारीखें याद हैं वो तोता है, वो इतिहास का विद्यार्थी नहीं है, वो इतिहास का अध्यापक नहीं है, वो तोता है, तोता। अगर आपके आसपास कोई बहुत याद करके सुनाए आपको, देखो याद करने की एक उम्र थी, अब नहीं है। जब मैं छोटा था हमें लोग बोलते थे कि 50 तक के पहाड़े याद कर लो, पहाड़े मीन्स टेबल से याद कर लो, हमने रटी भी। रोज़ डिक्शनरी से 5 वर्ड्स याद करो जो कभी काम नहीं आएंगे ज़िंदगी में, याद करते रहो करते रहो करते रहो। सारे देश उनकी कैपिटल्स याद करो, सबकी करेंसी याद करो। मैंने तब सब याद किया था, अब भूल गया। अब मैं जिस भी देश में जाता हूँ मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, उसका नक्शा भी, उसकी कैपिटल भी, उसकी करेंसी क्या है, सब कर लेता हूँ। क्या ज़रूरत है? तो जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी हमें याद करना पड़ता था। आज के ज़माने में जो बहुत याद कर रहा है वो आउटडेटेड है। अब याद नहीं करना है, आपसे ज़्यादा याद गूगल को है और गूगल आपके पास हमेशा है। क्यों याद करना है? उतना ही याद करना है जितना ज़रूरी है। अपनी मेमोरी को बेकार चीज़ों में खर्च नहीं करना है। अगर आपकी मेमोरी के 50 मेगाबाइट्स बेकार चीज़ों में खर्च हो गए
कुछ अच्छी चीज़ में खर्च करो उसको भाई। तो अच्छा इतिहास ये नहीं बताता कि किस डेट को क्या हुआ था, वो बताता है कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। सिक्किम के इतिहास को लेकर जो मैंने पढ़ा है, आपने तो उसको जिया होगा, 1975 में जो घटनाएं घटी, डेट याद नहीं करनी है, क्या परिस्थिति थी, क्यों हुआ, किस चीज़ की कितनी भूमिका थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहास हमें क्या सिखाता है, कितनी भी बड़ी क्रांति हो जाए कोई समाज पूरी तरह से नहीं बदलता है। यूएसएसआर 1917 में बना, आपने पढ़ाई होगा, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, यूएसएसआर बना, और उस समय लेनिन उनका नेता था। उसने कहा कि अब धर्म खत्म हो गया, रिलीजन खत्म हो गया, जितने जीसस क्राइस्ट के पुतले थे सब तोड़वा दिए, सारी चर्च बंद करवा दी। लेनिन के पुतले खड़े हुए, स्टालिन के पुतले खड़े हुए कि अब कम्युनिस्ट रिजीम है, अब से कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं। 70-75 साल होते होते 1991 आते आते सोवियत संघ या यूएसएसआर का खेल पलट गया। जहाँ जहाँ लेनिन स्टालिन के पुतले थे, लोगों ने वो हटा के फिर से चर्च खड़ी कर दी। इतिहास हमें ये सिखाता है कि आज हम जो हैं वो क्यों हैं। हमारा 99.99% हमारी ट्रेडिशन से आता है, हम तो उसमें 0.01% चेंज कर पाते हैं। और इतिहास में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पूरा नहीं बदलता है। एक अच्छा इतिहासकार ये स्टडी करता है कि क्या बदला, क्या नहीं बदला, क्या कॉन्टिन्यूटी है, क्या चेंज है। एंड इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज throughout the ages, then you are a good student of history, not the one who remembers all the dates. तारीखें याद करने से बात नहीं बनती है, तारीख बनानी है तो एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशंस करो, गहराई से समझो, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री इन सच वे, यू स्टार्ट लविंग हिस्ट्री, नॉट लाइकिंग, यू स्टार्ट लविंग हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी, इतना इंटरेस्टिंग विषय है। I hope I have been able to answer your question. Excuse me, sir. Hello? Yes. So, I was waiting for my turn to. Where are you? I am at the back gallery, right side. Okay, yeah. Please. So, my name is Swaiksha. Greetings to you, sir. I'm from Sikkim University, and I was waiting for my turn to ask you a question before your address. But then as आप बोलते गए और मेरा क्वेश्चन मन में ही सुलझते गया, so I'd like my question to present to you as a statement in your honor. Yeah. So may I begin? Yeah, why not? So there's a funny saying in English. They say, those who can will, and those who can't teach. But then I saw your writings in the pamphlet, and it says that you did it what you wanted to do, And then you started teaching. and then you backed out and you taught. So that is an inspiration to all of us. Thank you so much. So this is a beautiful question. I would like to explain one beautiful thing in the answer of this question. इनका सवाल ये है कि मैंने एक स्टेटमेंट सुनी है, those who can will and those who can't teach. यानी जिनमें दम होता है कुछ कर लेते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते वो टीचिंग करने लग जाते हैं। तो आपने तो कर भी लिया था, फिर आप क्यों टीचिंग कर रहे हैं? क्योंकि टीचर तो वो है जो कुछ कर नहीं पाता ज़िंदगी में, इस कहावत के हिसाब से। इसके एग्जाम्पल सीएम साहब हैं, वो टीचर से बन गए सीएम और हम टीचर बन गए बाद में, तो अजीब सा लगता है। तो आपकी कहावत से उनकी बात तो सही अप्लाई हो रही है, मुझ पर अप्लाई नहीं हो पा रही। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में एक वर्ड का एक मतलब नहीं होता है, एक वर्ड के बहुत मतलब होते हैं। कभी कभी डिनोटेशन सेम होती है, कनोटेशन डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो मैं हिंदी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। पूजा पाठ में हम कभी कभी चावल का इस्तेमाल करते हैं,
पर हम पूजा पाठ करते हुए चावल को चावल नहीं बोलते, अक्षत बोलते हैं। हम पानी को पानी नहीं बोलते, जल बोलते हैं पूजा पाठ करते हुए। आपने शायद ध्यान से देखा होगा कि जब पूजा पाठ हो रहे तो बोलते जल चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, न कि पानी चढ़ा दो। फिर कभी हवन करेंगे जिसमें धूप अगरबत्ती जलानी, आप बोलेंगे अग्नि जला दो, न कि आग लगा दो। तो अग्नि और आग एक ही बात है, पर पूजा पाठ करते हुए अग्नि जलाते हैं और बातों से क्या लगाते हैं? आग लगाते हैं। किसी के घर में क्या लगाते हैं? आग लगाते हैं, पर पूजा पाठ में अग्नि जलाते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जब ये स्टेटमेंट कह रही है कि दोज हु कैन विल, इसका मतलब है कि जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है, दम होता है, वो कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते दूसरों को टीच करते हैं। पर यहाँ टीचिंग का मतलब टीचिंग करियर से नहीं है। यहाँ टीचिंग का मतलब बिना बात का ज्ञान देने से है। जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं आजकल और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पेरेंट्स कह रहे बेटा फ़ोन मत यूज़ करो, आप कहते हैं आप खुद तो करते हो, हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो? आपके पेरेंट्स टीचर नहीं है बाई प्रोफेशन, पर वो भी आपको टीच कर रहे हैं। गली मोहल्ले में हर व्यक्ति आपको टीच कर रहा है। जो जानता भी नहीं वो भी टीच कर रहा है। एक जोक मुझे याद आ गया कि एक 22-25 साल का बच्चा सिगरेट की शॉप पे जाके बोला एक सिगरेट देना भैया। साथ में एक 100 साल का आदमी खड़ा हुआ था। उसने कहा कि बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, फेफड़े जल जाते हैं, और बेटा गलत बात है, सिगरेट मत पिया करो, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा मत किया करो। उससे कहा अंकल आपकी उम्र कितनी है? बोले 100 साल। बोला अंकल मेरे दादाजी की उम्र 125 साल है। तो 100 साल वाला अंकल बोला वो सिगरेट नहीं पीते होंगे ज़रूर? बोला नहीं पीते हैं, ज्ञान नहीं देते। ये वाले जो टीचिंग है ना, ये उसका जिक्र है। Those who can will, those who can't teach. This is not about teaching profession. This is about random teaching which we receive from all the people, so-called well-wishers, who keep on teaching us without we liking them to teach us. ये उसके बारे में है, न कि टीचिंग प्रोफेशन के बारे में। I hope I have made you understood this statement. सक्सेस के बारे में हर व्यक्ति बात करता है। देखिए पहली बात तो सक्सेस के बारे में एक लाइन में बोल दूंगा। सक्सेस का मतलब वो नहीं है जो दूसरों की निगाह में है। आप IAS बने, जज बने, बहुत पावरफुल आदमी हैं, दूसरे लोग सलाम ठोकते हैं, ये सक्सेस नहीं है। आप खुद अंदर से कितने खुश हैं, ये असली सक्सेस है। वरना बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज़ घुटते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी लोग हैं। छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना। बाकी सब बेकार की बातें हैं। आप कुछ भी करेंगे, मैं आपसे पूछूं आप क्या करना चाहते हैं, आप बोलेंगे IAS बनना चाहते हो। मैंने क्यों बनना चाहते हो? IAS बन के नौकरी मिलेगी, पावर मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। तो पावर से क्या होगा, सुरक्षा से क्या होगा? सुकून रहेगा। सुकून से क्या होगा? मज़ा आएगा। अंत में मज़ा ही आना है। आप कुछ भी करेंगे, 4 सवाल पूछ लीजिए, 5वें सवाल के जवाब में आप बोलेंगे खुशी मिलेगी। इसलिए ठीक से समझ लीजिए कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी, नथिंग एल्स। तो सक्सेस को डिफाइन मत करना दूसरों के हिसाब से, सक्सेस को डिफाइन करना है अपने हिसाब से कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ। और अगर आप खुश हैं, बहुत कंपैरिजन मत कीजिए, बहुत कंपैरिजन मत कीजिए। हो सकता है आपके दोस्त आपसे कहें कि भाई मेरे पास तो गाड़ी भी है, पद भी है, बंगला भी है, तू खेती कर रहा है, तेरे पास क्या है? तो फिल्म का डायलॉग तो है कि मेरे पास माँ है। मान लो माँ उसी के पास हो, तब क्या करेंगे? तो आपको बोल रहे हैं मेरे पास ना सुकून है। अगर किस दिन सुबह उठ के मेरा मन ना करे ना, मैं छुट्टी ले लेता हूँ उस दिन। तुम नहीं ले सकते। तुम्हें साल में छुट्टियाँ मिलती हैं 30, मुझे मिलती हैं 150। अपना खेत है, अपनी खेती करता हूँ। ना मुझे EL चाहिए, ना CL चाहिए, ना मेरा कोई बॉस है। छुट्टी मांगने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। मैं छुट्टी मांगूँ, मेरा बॉस मना कर दे, कोई बॉस है ही नहीं, हम अपने बॉस हैं। हर चीज़ में अपना मज़ा है ना।
जो आप कर रहे हैं उसका मज़ा ढूंढिए, उसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैं किस चीज़ में ज़्यादा मज़े में हूँ, सबको बताओ कि ये मज़ा है। ठीक है, तुम्हारे पास पावर है, तुम जब निकलते हो लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। हम एक बार एम्बुलेंस से बैठे थे, उसमें लाल बत्ती थी, मज़ा आया था। क्या दिक्कत है? खुश रहना बेसिकली एक मिजाज का मामला है। खुश रहना चाहेंगे तो खुश होने के बहुत रीज़न से। अगर कुछ बड़ा करना है तो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए आपको। जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब ज़िंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। एक लास्ट एग्जांपल से की बात खत्म करता हूँ। राजस्थान में, मैं कल राजस्थान में था, मतलब परसों, कल मैं वहीं से आया हूँ। राजस्थान में एक एरिया है जहाँ रेगिस्तान है, डेजर्ट है, बरसात नहीं होती है, पानी नहीं आता है। एक एरिया है जहाँ बरसात होती है, ठीक से होती है। जहाँ बरसात होती है वहाँ के लोग खुश रहते हैं कि वे पानी है, खेती है, चीज़ें ठीक हैं, सुकून है ज़िंदगी में। और जिन कुछ ज़िलों में बरसात नहीं होती है वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे कि पानी नहीं है हमारे पास। तो आज का इंटरेस्टिंग फिनोमेना पता क्या है? जिन इलाकों में बरसात नहीं होती है वहाँ के लोग खेती कर ही नहीं सकते थे। खेती कर ही नहीं सकते थे तो कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करें? कोई नौकरी भी नहीं है, तो उद्यम करना पड़ता था। उद्यम भी वहाँ कैसे करें? सब गरीब हैं। उद्यम करने के लोग बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद वो पूरे भारत की सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है जिसको मारवाड़ी कम्युनिटी कहते हैं। भारत के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे टाइकून्स, 90% ऑफ टाइकून्स उन 3-4 ज़िलों से निकले हैं जहाँ बरसात नहीं होती थी। अगर वहाँ बरसात होती तो ना निकलते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ खाना भी अच्छा मिल रहा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात भी बढ़िया है, हर चीज़ का सुकून है, तो आप बढ़िया ज़िंदगी जी तो लेंगे, कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। कमाल वही करेगा जिसने क्राइसिस झेला होगा, उस क्राइसिस को टर्न किया होगा अपनी अचीवमेंट्स में। उसके बिना कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। एक वाक्य मैं कहता हूँ, महात्मा गांधी कोई तभी बन सकता है जब देश पराधीन हो। आज़ाद देश में महात्मा गांधी बन ही नहीं सकता कोई। I would like to catch the attention of our audience. The organizing committee on Day 1 session of Sikkim Youth Convention 2023 presented a token of appreciation and honorarium of 10 lakhs in check on behalf of their theme sponsor, Sikkim Urja Limited, to our speaker, Dr. Vikas Devakriti, who was the keynote speaker of our Day 1 session. We've just got the information that Dr. Vikas Devakriti generously donated the said amount to Chief Minister Relief Fund for the agitated victims of the flash flood that occurred on Teesta River. Let's give him a round of applause for his generous act of service in times of need. We know we have a lot of choices when it comes to donating, and we are so grateful that Dr. Vikas Devakriti chose to donate to our cause. We thank him for his support and his belief in doing good.